ठीक है, चलिए। तो आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45, तो 45 लिख लिए थे, देख लिए थे कि देखना था? देखना था। 44 हो गया था ना? ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल क्वेश्चन सब लोग लिख के लाए हैं ना? ऐसे भी कोई हैं जो लिख के नहीं लाए हैं? अच्छा, आप लिख के नहीं लाए हैं, क्यों? क्या है? भूल गए? क्या है? कल से आज तक भोजन वोजन करना भूले हैं कि नहीं? नाश्ता वास्ता करना, खाना पीना करना है? नहीं भूले हैं ना? ये भूल गए? ठीक है, ये उतना जोड़ी है भी नहीं, है ना? और कोई नहीं लिखे हैं आप भी? आप क्या याद कर रह गया कि भूल गए थे? हैं? कोई वजह नहीं है? तो क्यों नहीं लिखे? लिखे चाहे नहीं लिखे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? ये होगा फिर ये वजह होगा, फिर क्या वजह था? मतलब ये ना, जब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है आपके पास, तो क्या कुछ तो होगा ना कि भाई क्यों नहीं लिखे, तो नहीं लिखे कि अब आप कह रहे हैं कि सर कोई एक्सक्यूज नहीं था मेरे पास, तो इसका मतलब कि आप फ्री थे, आपके पास टाइम था, सब कुछ था, लेकिन बस आपने नहीं लिखा, यही ना? मतलब क्यों? कल तो लिख लेंगे। चलिए, बढ़िया। और कोई 1 to 1 जमा करवाएंगे? तो यहाँ जना पकड़े तो वहाँ भेड़िया दसान वाला छुट्टी ना होता हो कि सब भागेगा। 1 to 1 यहाँ से निकालेंगे और वहाँ कॉपी रखवा लेंगे, है ना? तो वहाँ तो पकड़ा ही जाएगा कि कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है। ई गेट से आज नहीं निकलेंगे, ई गेट से निकलेंगे। कॉपी जो जो अपना कॉपी रख देगा वो निकल जाएगा, आज जो नहीं रखेगा वो अपना घर मैसेज कर देगा यहीं से, है ना? कि आएंगे 10-11 बजे रात के बाद, आज मजदूर दिवस है, मजदूरी उजदूरी करके जाएंगे, है ना? ना, आज लेबर डे है। हाँ। और बाकी सब लोग लिखे हैं ना जी? हाँ, अब ऑब्सेंट थे, ऑब्सेंट थे तो आपको मिला ही नहीं होगा। हाँ, कल नहीं आए थे। ठीक, अब आज ऑब्सेंट वाले का कोई ही नहीं है। ऑब्सेंट वाले और ऑब्सेंट करे कोई दिक्कत नहीं है ना? कल ऑब्सेंट थे? हाँ, तो यार आपका एब्सेंट थे? है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बैठ जी। चलिए, प्रयास करें लेकिन कि ऑब्सेंट ना हो। ठीक है, चलिए। अब बाकी जो आए हैं और नहीं लिखे हैं, है ना, तो अपना मजदूर दिवस वाला आप तैयारी करिए, है ना? चलिए। तो आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 years चाइल्ड। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड एंड और 0 to 6 years, 0 से 6 वर्ष, 0 to 6 years चाइल्ड, 0 to 6 years चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा।
ठीक है। अब देखिए, तो 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको राज्य फ्री में एजुकेशन देगा। ठीक है। तो अब देखिए कि ये क्या हो गया है, यह जो है ये क्या हो गया है, तो अब ये फंडामेंटल राइट हो गया है। पहले ये राज्य का कर्तव्य था, है ना, कि राज्य देगा, लेकिन जब राज्य के पास संसाधन हो गया, राज्य को इतना पैसा हो गया कि राज्य सबको फ्री में एजुकेशन दे सकता है, तो जब ये स्थिति राज्य के पास हो गई तो राज्य ने क्या किया कि ये अपना एजुकेशन जो है सो देना शुरू कर दिया। और वर्तमान में क्या है, ये फंडामेंटल राइट हो गया है ना। जो आर्टिकल 21A में आपने देखा है शिक्षा का अधिकार, है ना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो अब तो ये तो राज्य के कर्तव्य के साथ साथ नागरिक का अधिकार भी हो गया। तो यहां पर अब मुख्य तौर पे जिसका सिग्निफिकेंस है वो है ये, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाएगा, है ना। तो अब आप देखते हैं कि जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म होने के साथ ही 6 वर्ष की आयु के बीच में उसको बहुत सारा टीका पड़ता है ना। वो सब टीका फ्री में पड़ता है, उसका सरकार एक भी रुपया पैसा नहीं लेती है। इवन गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में अगर बच्चा का जन्म होता है तो हेल्थ सर्विस भी पूरा का पूरा फ्री होता है ना। इवन अगर लड़की हुई तो सरकार उस पर पैसा भी देती है। ठीक है। तो तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलता है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा, तो ये जो फ्री में जो टीका का सब पड़ता है वो इसी के तहत पड़ता है ना। जो भी फ्री में हेल्थ सर्विस सरकार देती है बच्चों को वो इसी के तहत देती है ना। और ये है एजुकेशन। तो एजुकेशन वाला मसला तो चूंकि अब फंडामेंटल राइट हो गया है तो यहाँ पे उसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन ये जो महत्व है वो अभी भी डीपीएसपी के अंदर यहीं पर है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकार जो है वो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी, हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट उसको उनको देगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसको जो है सो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 45 में बस इतनी बात ही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देंगे, या 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हम राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे आइए। आर्टिकल 46, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को संरक्षण एवं प्रोत्साहन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को संरक्षण और प्रोत्साहन, संरक्षण और प्रोत्साहन। ठीक है, ओके। संरक्षण और प्रोत्साहन मतलब कि एक तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि ताकि कोई उनको एक्सप्लॉइट ना करे, और दूसरी जो चीज होगी वो क्या होगी कि उनको संरक्षण दिया जाएगा कि उनको किसी तरह का कोई दिक्कत या समस्या ना हो। तो बेसिकली ये SC ST क्लास जो है ना, उनका क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रमोट करना है ना। तो आप देखेंगे कि इसी के आर्टिकल के तहत SC ST वर्ग के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बना हुआ है। जैसे जब मैं आर्टिकल 17 आपको पढ़ा रहा था फंडामेंटल राइट का, छुआछूत का उन्मूलन, तो वहां हमने को बताया था कि SC ST प्रोटेक्शन एक्ट 1989 बना हुआ है, जिसके तहत हर्जन एक्ट का केस होता है ना, कि निम्न वर्ग के लोगों का किसी प्रकार से कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करे, कोई उनका शोषण न करे। तो इसके लिए ये कानून यहाँ से बना हुआ है। इसके अलावे तो वो हो गया उनका प्रोटेक्शन के लिए जो कानून काम कर रहा है कि SC ST व्यक्ति को कोई भी उनके जाति सब दे करके उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, उनके साथ झगड़ा नहीं करेगा, है ना, उनकी संपत्ति या उसको कुछ चीज होगा उनको कोई मतलब जबरदस्ती उसको लेगा नहीं, छीनेगा नहीं उनसे। तो ये सारी चीज है। और ऊपर से है इसमें प्रोटेक्शन और प्रमोशन है। तो प्रोटेक्शन की तो बात ये हो गई कि कानून है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब प्रमोशन आप देखिए, इनका रिजर्वेशन आरक्षण संविधान लागू होने के समय से अगर देश में किसी वर्ग को आरक्षण मिल रहा है तो वो SC ST वर्ग है, उसी समय से मिल रहा है। 2020 में इनका आरक्षण का समय सीमा खत्म होने जा रहा था, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट ने
फिर से 2020 में अमेंडमेंट करके इसको 10 साल और एक्सटेंड कर दिया और 2030 कर दिया। तो SC ST वर्ग को जो आरक्षण मिलता है कि भाई इनका उत्थान हो, और साथ ही इनके लिए जो एक्ट बनाया गया है उस एक्ट के माध्यम से इनको संरक्षण मिलता है। तो ये दोनों ही काम ये आर्टिकल 46 के तहत ही होता है। ठीक है, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलती हैं इनके विकास के लिए, है ना। नौकरी वोकरी के अंदर में आप देखते हैं कि छूट, रिजर्वेशन, ये सब चीज मिलता है। वो इसीलिए मिलता है ताकि ये उच्च स्तर पे जाए, ताकि इनकी आइडेंटिटी जो है सो बेहतर हो पाए, है ना। इनके ऊपर किसी तरह का कोई जो नेगेटिव जो एलिगेशंस लगते हैं, या इनका जो नेगेटिव जो इनका कैरेक्टर हो जाता है, मतलब कि कमजोर हैं, है ना, गरीब हैं, तो उस सब चीज से निकालने के लिए आर्टिकल 46 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इनको प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए। तो प्रोटेक्शन के लिए SC ST एक्ट 1989 है, अब प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है जो आर्टिकल 46 के तहत ही इन्फ्लुएंस है। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, इसी के तहत, मतलब ये अब उनको क्या, उनका प्रोत्साहन ही दे रहे हैं ना आरक्षण दे करके। तो ये कह रहा है कि हम प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे, तो प्रोटेक्शन और प्रमोशन दोनों इसी बीच, मतलब इसी आर्टिकल से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47 लेंगे कि राज्य पोषाहार स्तर को बढ़ावा देगा। राज्य पोषाहार स्तर को बढ़ावा देगा। डायरेक्ट्स द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and the standard of living, and the standard of living, and to improve public health, and to improve public health, and prohibits liquor, prohibits liquor। ठीक है, क्या लिखे हैं? राइज ऑफ न्यूट्रिशन लेवल एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, एंड प्रोहिबिट द लिकर। ओके, तो पोषाहार स्तर, राज्य पोषाहार स्तर को बढ़ावा देगा, जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, और नशा पर प्रतिबंध लाएगा, या शराबबंदी। और लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और नशा पर प्रतिबंध। ठीक है, और नशा पर प्रतिबंध। हम्म हम्म क्या डिफरेंशिएट, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? जब कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, कहा था कि SC ST प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, ये क्या है? आर्टिकल 46। तो प्रोटेक्शन मतलब क्या? रक्षा करना। तो रक्षा करने के लिए कानून है इनका, SC ST प्रोटेक्शन एक्ट। अब प्रमोशन मतलब इनको आगे बढ़ाना। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे? सपोर्ट करके। तो सपोर्ट के लिए आरक्षण है। नहीं समझ में आया? अब क्या दिक्कत है? अरे भाई 1989 कहाँ हो गया? 89 में देश आजाद नहीं हुआ था। कांग्रेस अभी भी बनी थी 1885 में। है? समझ में आया बात? 1989 में बना था SC ST प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और उसके तहत SC ST कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये जो आरक्षण का सुविधा मिलता है उसके तहत उनको प्रमोट किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है।
क्लियर है? चलिए, आएंगे ना आंगनबाड़ी में, जब आएंगे तो उसका एग्जाम्पल देंगे, अभी आंगनबाड़ी नहीं आया है, अब आएगा आंगनबाड़ी। पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना 47, ये है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी रे, हैं? तो ना, घरवा के देहलिस बिगाड़ी, है पूरा घर जो है सो गांव में देखिएगा, घरे में आंगनबाड़ी खोल दिया सब, है ना। घर अलग से बिल्डिंग नहीं बनाया है, गांव में जिसके यहाँ भी आंगनबाड़ी चल रहा है ना, वो अपना घरे में चल रहा है, उसके अलग से कोई केंद्र नहीं बनाया कि भाई हम आंगनबाड़ी सेंटर बना रहे हैं। इसलिए गाने वाला सब, भोजपुरी वाला सब गा दिया, घड़वा के देहलिस बिगाड़ी, घरे के बर्बाद कर दिया सब। तो 47 कहता है कि न्यूट्रिशन को लेवल को बढ़ा देना, यानी कि पोषाहार स्तर। ठीक है, जहां पे जैसे जाएंगे ना, सबका एग्जाम्पल आते चला जाएगा ना, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, पोषाहार स्तर। हाँ, जब खत्म कर लेंगे, जब डीपीएसपी खत्म कर लेंगे, तब कहीं लगेगा कि ये वाला मैटर हमारा ना क्लियर, तो जरूर पूछना है, ठीक ना, की हो गया। ठीक है, पोषाहार स्तर, तो पोषाहार स्तर मतलब न्यूट्रिशन लेवल। तो न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ावा, सरकार का एक कर्तव्य है कि सरकार पोषाहार स्तर को बढ़ावा दे। तो इसमें खाली आंगनबाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी तो नया पर आया है। आपको याद होगा कि बहुत पहले, मतलब जब हम लोग बहुत अपने बचपन में चाइल्डहुड में थे एकदम, तो उस चाइल्डहुड में भी कभी कभी आदमी जाता था, मन ना करता, चल चल सरकारी स्कूल में। उसमें एक सिस्टम हुआ करता था, क्या, सरकारी स्कूल के अंदर में सरकार जो थी वो, उसमें मिड डे मील नहीं था, तो अनाज बंटता था, चावल बंटता था स्कूल के अंदर में, है ना। स्कूल में, क्योंकि स्कूल में मिड डे मील का सुविधा नहीं था, तो किसके तहत बंटता था, इसी के तहत। कि उस समय तो देश में लोगों के पास खाने के भी लाले थे, मतलब उतनी संपन्नता नहीं थी लोगों के पास, तो इस तरह का प्रोग्राम वहां से चलाया जाता था। ठीक है, फिर जैसे जैसे निर्भरता आई, जैसे जैसे निर्भरता हुआ, तो हुआ क्या, मान लीजिए कि जो ठीक ठाक आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी है, और उसके यहाँ खाने पीने का ठीक ठाक स्थिति है, तो उसको दिक्कत नहीं। लेकिन जो गरीब बच्चा है, तो उसको तो पेटे नहीं भर रहा है, माने मुश्किल से उसको चावल और रोटी मिल रहा है, उसको खाने में दाल नहीं है, उसको खाने में हरी सब्जियां नहीं है ना, तो उसको तमाम चीजें नहीं, जिससे कि न्यूट्रिशन लेवल का डेवलपमेंट हो सके। तो सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम इसी के तहत एक योजना चाहते हैं, मिड डे मील, जो योजना चलती है अभी सरकारी स्कूल में, है ना, जिसको कहते हैं मिड डे मील, का मतलब दोपहर का भोजन। तो दोपहर का भोजन स्कूल में ही कराया जाता है, समझे। तो ये किसके तहत होता है, इसी आर्टिकल 47 के तहत, है ना। दो पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना, और उसमें क्या है, उसमें निश्चित है कि स्कूल में का एक मेनू लिस्ट है कि अलग अलग दिन अलग अलग चीज बनेगा, और उसमें ऐसा खाना बच्चा सबको दिया जाएगा जिससे कि उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या हो, इंप्रूव हो, है ना, उसका न्यूट्रिशन लेवल, उसका पोषाहार स्तर बेहतर हो। तो पोषाहार स्तर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से यहां पर किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 47 के अंतर्गत। ठीक है, पहले क्या होगा, पोषाहार स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, मिड डे मील स्कूल में चला रही है। तो स्कूल में तो बड़ा बच्चा सब जाता है। अब जो नया कंसेप्ट है किंडरगार्टन का, है ना, किड्जी जो चलता है बच्चा सबके लिए, छोटा बच्चा सबके लिए, तो उसे चलिए आधुनिक, मतलब जो जिनके माता पिता ऐसे हैं जो दोनों कामकाजी हैं, है ना, तो वो अब बच्चा को संभाल नहीं सकते, तो उनके लिए एक बढ़िया स्कोप खुल गया किड्जी। बच्चा का एडमिशन करा दीजिए किड्जी में, अपने चलिए ड्यूटी करने, अब फिर शाम को तो वहां से लेके चल जाइए बच्चा को, है ना। तो अब किड्जी में तो किसका बच्चा जाएगा, जो अच्छा खासा लोग है उनके जाएगा, गरीब का बच्चा तो नहीं जाएगा। तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, आंगनबाड़ी में जाएगा। तो आंगनबाड़ी का भी क्या है कि वहां पर भी बच्चा को चॉकलेट्स देना है, बच्चा को के न्यूट्रिशन लेवल को ख्याल रखना है, तमाम तरह का फंड सरकार देती है। एक ऑफिसर होता है, बीपीएससी से ही जाते हैं, अब पहले अलग होता था एग्जाम, सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, है ना। तो अब इनका सिलेक्शन भी बीपीएससी से ही होगा। ठीक है, पहले सीडीपीओ का एक सेपरेट एग्जाम होता था, अब साथ ही होता है, पीटी सबका साथ ही, मेंस अलग अलग होगा। तो ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही काम करते हैं, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही इनका काम है कि बच्चों का वो न्यूट्रिशन लेवल का डेवलपमेंट करे। तो जो आंगनबाड़ी में जो संसाधन सब डिस्ट्रीब्यूट होता है वो यही लोग करवाते हैं। ठीक है, तो पोषाहार स्तर को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, जीवन स्तर भी तो ठीक होगा ना, है कि नहीं। तो जीवन स्तर भी आपका जो है सो उसको भी ठीक करना है। तो जब न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा तो जीवन स्तर आपका ठीक हो जाएगा, है ना। तो उसका भी काम है।
मतलब एकदम जब बच्चा छोटा है तब आंगनबाड़ी के माध्यम से न्यूट्रिशन लेवल पूरा कराती है सरकार। जब बड़ा हो गया तो स्कूल में उसको दे देगी क्या, तो पहले वही चावल वावल देता था, घर लेके जाओ। अब हुआ कि नहीं, अब मिड डे मील का यहीं पर खाना खिलाएंगे, तो स्कूल में ही खाना बनता है, और स्कूल में हर तरह के उसमें और भी लोगों के लिए रोजगार जनरेट हो गया, जो खाना वाना बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए। तो ऐसे थोड़ा टीचर लोग के लिए दिक्कत हो गया। नियम है कि टोले टीचर लोग खाना चेक करेगा, है ना, खाना पर टीचर लोग खाएगा, और वो खाना जब खा लेगा, देखेगा कि कोई दिक्कत नहीं होता, वो बच्चा को खिलाया जाएगा, है ना। यानी कि बनवा के बहुत बार ऐसा बिहार में देखा गया कि बच्चों सबके साथ दुर्घटना हो गया, मिड डे मील का भोजन खाया, उसका तबीयत खराब हो गया उसका, है ना। तो अभी इसमें क्या है कि भाई एक तो अलग अलग मेनू लिस्ट है, अलग अलग दिन का, वो उसको दिया जाएगा, और ये आर्टिकल 47 के तहत ही होता है, ठीक है। तो चाहे मिड डे मील का प्रोग्राम हो, वो चाहे आंगनबाड़ी हो, वो सब इसी के तहत चलता है। जीवन स्तर को बढ़ावा देना। अब जैसे अभी आप देखेंगे कोरोना जब आया था, तो अभी खैर हालांकि एक तो दूसरा मैटर हो गया जी, कि कोविशील्ड जो लगाया है ना, उसका उसको हार्ट अटैक या उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है ना, इसकी संभावनाएं ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो अब तो हालांकि अगर अब अभी के हिसाब से सोचे तो भाई तो गड़बड़ी आ गया है ना, जो न्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो जीवन स्तर को हालांकि बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उस समय क्या किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वैक्सीन दिलवाए थे, सबको वैक्सीनेट करवाया था, 1 रुपया भी किसी का लगा नहीं था। क्यों दिया था, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, है ना। और उस कोरोना में जब लोग कमा नहीं रहे थे, पैसा नहीं था, तो फ्री में अनाज सबको मिल रहा था, है ना, कि आप जाएंगे तो आपको फ्री में अनाज भी, जिनका मतलब वो राशन कार्ड बनता है, तो राशन कार्ड जिनके पास है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज मिलेगा, सरकार 1 भी रुपया उसका पैसा नहीं लेगी। तो ये सारा चीज आपको जो है सो यहाँ पर मिलता था। तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो भी कभी कोई ऐसी महामारी आती है, तो सरकार उसके लिए आपको अरेंजमेंट करती है ना। ऐसा कोरोना का ही इलाज हो रहा था, तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही थी, है ना, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो हो रहे थे। तो ये सब क्या है, जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए भी वो अपना काम करेगी, ठीक है। तो पोषाहार स्तर को बढ़ाएगी, जीवन स्तर को बढ़ाएगी, और लोक स्वास्थ्य, है ना, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगी। तो इसके तहत आप देखिए कि वो इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखती है सरकार, कि इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन ना हो उतना ज्यादा कि आम आदमी को उसमें रहने में दिक्कत या समस्या हो। तो लोक स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह के स्कीम्स जो है चलते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का ये जो योजना है ना, आपका मेडिकल सर्विस को लेकर के 5 लाख रुपया तक का आपका जो है ना, यहाँ आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए तक का आपका जो खर्चा है वो फ्री रहेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है ना। तो गरीब आदमी को तो कोई बीमारी हो जाए तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल वाला सब तो इसी बर्बाद कर देता है जी, मरल पेशेंट का भी इलाज कर देता है ना। तो मतलब ये एक बेहतरीन चीज है कि ये 5 लाख रुपए तक का आपको बीमा सरकार दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे दे रही है, 47 के तहत दे रही है ना, कि हाँ ये गवर्नमेंट का योजना आपको सब जगह मिलेगा ना। हाँ जो हाँ इसमें ऐड हो गया, इसी में उनका भी आया, लेकिन ये है कि आप कहीं पर भी वो कार्ड दिखा करके, इससे ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल होता है जिससे सरकार का कनेक्टिविटी है, वो आपका इलाज करेगा, अब उसका बिल और सब जो है सो सरकार अपना ये करेगी, मैनेज करेगी। तो ये क्या है, मैंने इस तरीके से आपको मिल रहा है, ये 47 के तहत ही मिल रहा है, लोक स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसके तहत ये गवर्नमेंट अपना स्कीम चला रही है। तो तमाम तरह के स्कीम्स चलाया जाता है जिससे क्या हो, पब्लिक हेल्थ जो है सो स्ट्रांग हो और उन पर कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। लोक स्वास्थ्य के लिए ये सारा चीज किया जाता है। तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, है ना, इन सभी चीजों के लिए यहाँ पे ये चीजें की जाती हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा काम किया था, मोहल्ला क्लिनिक, है ना। तो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से भी हर जगह एवरीवेयर, हर गली चौराहे पे आपको एक मोहल्ला क्लिनिक दिख जाएगा, वहाँ डॉक्टर नर्सेस दिख जाएंगे जो कि छोटे स्तर पे काम करते हैं। तो सब कैसे होता है, इसी के तहत सब राज्य का ड्यूटी है कि राज्य को अपने नागरिकों के लिए ये सब काम करना चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ भी बहुत सारे हॉस्पिटल चलते हैं, आप जाइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होता है। मामूली सा 1-2 रुपया 5 रुपया का एक टिकट लेता है ना। पीएम से जैसा बड़ा हॉस्पिटल में चलिएगा तो 5 रुपया का टिकट लगता है ना, उसके तहत ये करता है। इसके अलावा आप देखेंगे अभी जो एक चीज और बहुत बेहतरीन के, देखिए कुछ अच्छा कहीं पे कुछ हुआ है तो उसको हम लोग नो डाउट की बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा है, लेकिन मेडिसिन का देखिए, अभी जो जन औषधि केंद्र सब जो खुल गया है, इतना बढ़िया चीज है कि हर मतलब आप कोई बड़ा दुकान में चल जाइए दवाई खरीदने तो आपका हालत खराब हो जाएगा, आप जन औषधि केंद्र में जाइए, माने
हमको लगता है कि 100 रुपये का तो कोई दवाई ही नहीं है उसमें, 100 रुपये का कोई दवा ही नहीं है। बड़ा से बड़ा दवा आपको 50 रुपया, 55 रुपया, और नॉर्मल दवा तो 2 रुपया, 1 रुपया, ऐसे वाला कंडीशन है। तो ये क्या है, मेडिकल में एक रिवोल्यूशनरी चेंज तो है ही, है ना, कि एक गरीब आदमी को क्या होता है, तबियत का अगर खराब हो जाए तो पैसा के चलते गरीब के घर में इलाज नहीं होता है, खाने का पैसा नहीं तो बेचारा इलाज कहाँ से कराएगा, है ना, तो वो सब नहीं इलाज कराता है। लेकिन अगर इस तरह का सर्विस आया है तो ये बहुत बेहतर सर्विस है कि आपको मतलब 100 रुपये से ज्यादा कि यहीं पे यह जो हॉस्पिटल है तो उसमें एक व्यक्ति है, तो मैं ऐसे ही बस गया था तो उससे मिला, है ना, एक स्टूडेंट है इसी में वो पोस्टेड है। तो एक दिन आया था यहाँ पे, टेस्ट देने आता है ना, पहले क्लास करता था, अब टेस्ट देने आता है कभी कभी। तो बोला कि सर आइएगा कभी, हम तो यहीं पे बैठते हैं। तो गए हम लोग, तो मतलब वो उसी में एक है ब्रांच, एक है जन औषधि आरोग्य का। तो आया था, हमने उससे बातचीत किया, तो वो अपना पूरा स्किल मतलब बिल दिखला है कि सर देखिए मेरा बिल है कि हम लोग कितना का दवाई देते हैं, क्या करते हैं। तो उसमें कोई भी दवा उसके पास नहीं था जो 100 रुपया का हो जी। मैंने उस समय सबसे महंगा दवा अगर कोई दिखा ना तो 68 रुपया का दिखा, 68 रुपया का। हर कंपनी आज जन औषधि केंद्र क्या है, ऐसा नहीं कि दवाई खराब है, पढ़ेगा लिखिएगा दिमाग काम करेगा तो समझ में आएगा, दवा एकदम परफेक्ट है, एकदम बराबर का काम करेगा जैसे ही लोग का काम करता है ना। सबसे ज्यादा लूटपाट अगर कहीं पे है तो दवा में, मेडिसिन में है, सबसे ज्यादा लूटपाट है जी, है ना। एमआरपी पर देता है आपको, और उस वही दवा आप एमआरपी से यहां से लीजिए, आप वही चल जाइए गोविंद मित्रा रोड, आप वहां से लीजिए, एमआरपी सेम लिखा है, और 200 रुपये का अंतर, 150 रुपये का अंतर आपको पड़ जाएगा। बहुत अच्छा अंतर, कोई परसेंटेज निश्चित नहीं है कि अप्रोप्रिएट कहा दिया जाए कि 20% और 10%, है ना, बहुत मतलब अंतर आपको दिख जाएगा। आज जबकि बाहर के मार्केट वाले एकदम एमआरपी से 1 रुपया कम नहीं करते हैं आपको, और दवाइया इनका वहीं से आता है, तो आप समझिए कि कितना लोग लाभ कमाता है ना। तो इस सब लोग के लिए क्या है, एक बहुत बढ़िया चीज है ना। अब जो जो कंपनी सब ये अंग्रेजी दवाई वाला सब जो चला रहा है, वो कभी चाहेगा कि चले बढ़िया से, वो सब कभी नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट बैक करे, क्योंकि इससे तो हुआ है कि प्राइवेट मार्केट वाला लोग को, जो बड़ा बड़ा मेडिकल कंपनी जो चलती है सब, वो लोग का भट्टा तो बैठा ही दिया है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। जो जिसको नॉलेज हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा, बेवकूफ नहीं होगा, वो काहे खरीदेगा जी वहां से। सेम प्रोडक्ट, सब चीज सेम काम करता है, ये नहीं कि वो डुप्लीकेट दवाई है। अब आप कहिए तो सस्ता क्यों है, क्यों सस्ता है, तो समझना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले तो टैक्स नहीं लग रहा है, सरकार का अपना प्रोडक्ट है, ऊपर से एड वेड का कोई उसका झंझट नहीं है ना, सीधे प्रोडक्ट तैयार हुआ और मार्केट में आ गया, तो कोई एक्सटर्नल उस पर कुछ चार्ज लगा ही नहीं लगा, है ना। अब वो सीधे एकदम सस्ता में आम आदमी को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही ई लोग के आप चल जाइए, तो पहले आप देखते होंगे, अब तो उतना दिखवे नहीं करता, सब एमआर एक जॉब होता था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। डॉक्टर के यहां चल जाइएगा ना तो मरीज से ज्यादा ई सब खड़ा रहता है, बैग ले ले करके खड़ा रहेगा। मैंने मरीज को टाइम नहीं है डॉक्टर के पास मरीज देखने को, अब डॉक्टर एमआर सबको देखता है, क्या सर हमारा कंपनी का दवाई लिखिएगा कल से, सर हमारा कंपनी का दवाई लिखिएगा, सर आपको ये गिफ्ट कर देंगे, आपको वो गिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर के ऐसा, डॉक्टर भी वही, है ना। ऐसा ऐसा अब कहो ना कि कोई कोई डॉक्टर साहब की कहेगा ना कि जन औषधि केंद्र में हमारा दवाई नहीं मिलेगा, जाके लीजिएगा प्राइवेट दुकान से, है ना, ऐसा कंपोजिशन लिख देगा कि मिलने में दिक्कत हो जाए, है ना। तो वो दिक्कत होता है। लेकिन ये क्या है कि इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझना चाहिए डॉक्टरों को भी कि देश में गरीबों की आबादी ज्यादा है ना। और अगर वो अपने इनकम का 60-70 रुपया 200 रुपया अगर खर्चा कर देगा स्वास्थ्य से पे ही, दवाई पे ही, तो खाएगा कहाँ से। तो ये मेडिकल सर्विस सस्ता होना ही चाहिए, है ना। और इसमें ये 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज आपको हो, है ना, आपको दवा सस्ता मिल जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम होता है। और ये सब हो रहा है आर्टिकल 47 के तहत, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है। तो पोषाहार स्तर को बढ़ावा यही से मिल रहा है, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए यहीं से मिल रहा है, और लोक स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए यहीं से मिल रहा है। और लास्ट में एक लाइन है नशा पर प्रतिबंध, है ना। तो अब देखिए, नशा पर प्रतिबंध लगा देंगे तभी ना इस सब का उद्देश्य पूरा होगा जी। अब आप खूब हरा सब्जी खा रहे हैं, खूब दूध पी रहे हैं, और रोज भोरे मार दे रहे हैं जय श्री राम, है ना। अब सोमरस पी रहे हैं रोज भोरे भोरे, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। सोमरस का नाम सुने जी, है, हाँ,
ऋग्वेद में कहां पर चर्चा है इसका? हाँ हाँ, सोमरस का ऋग्वेद के 9वें मंडल में चर्चा है। सोमरस कहाँ मिलता था? है? जंगल में? जंगल में नहीं मिलता था, मुंजोत पर्वत पर। मुंजोत पर्वत पर ऋग्वेद, इसका जो सोर्स है ऋग्वेद के अंदर में मुंजोत पर्वत पे मिलता था। और मुंजवत पर्वत से लोग इसको लाते थे, उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये आता था सोमरस। तो सोमरस ऋग्वेद काल के जो लोग थे, वो जब कोई पार्टी फंक्शन रहता था तो उस दिन सारा मैटर हो गया, उसके बाद सब मिलकर लगाता था और लगा करके अपना करता था, अपना आनंद में लेता था कुछ देर के लिए। तो मतलब सोमरस का उस समय था, वही सोमरस वर्तमान में आपको जो है वो मदिरा है ना, शराब है, लिकर है। तो इस तरह का चीज सब यहाँ पर चलता था। तो अब यहाँ पर कहा है कि नशा पर प्रतिबंध। आप कितनों हरा सब्जी खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना, ऊपर से जा करके आप मदिरा पी लीजिए, वो जा करके आप सिगरेट पी लीजिए। एक तो सिगरेट पीने वाला सब ना, मनोरा सबके तो धर के मार पीटना चाहिए, अगर धरा जाए तो पीटने से कम नहीं करना चाहिए काम। कॉम्बिनेशन करता है जो तो चाय और ऊपर से लगा लेगा, पिएगा इसे, लगेगा कि कहीं का लाट सब है, एकदम मुंह से उड़ाएगा। मतलब हम क्या कहें, हम तो जब देखते हैं ना कहीं कोनो के, तो अभी हाथ बंधा हुआ है, अब पावर नहीं है वैसा, ना तो जिस दिन पावर आ गया तो पहले धर के जहां कोनो दिख गया, मैंने पूछना नहीं है। पुलिस का डंडा तो ऐसा होता है कि दो नहीं होगा जी, है ना। अब बिहार पुलिस इतना बढ़िया डंडा आया है, उजर का डंडा, कि वो कैमरों में नहीं आता है। वो हाँ, वो गिरा देगा 10-12 को, पता नहीं चलेगा कि कोई वो गिरा। मैं हजारीबाग में जाता था क्लास लेने के लिए, वहां पे हजारीबाग का एक एसडीओ आया हुआ था, बेहतरीन आदमी। और उसने क्या किया हुआ था, रूल बना दिया था कि हजारीबाग में पब्लिक प्लेस पे अगर कोई भी सिगरेट पीते हुए दिख गया या गुटखा खाते हुए दिख गया तो सोच लेगा कि भाई क्या करना है उसको। कहे कि पहले तो हम लेंगे उससे 2500 का जुर्माना। पकड़ा तो 12 रुपया 10 रुपया का सिगरेट, आप 2500 के जुर्माना दो, तो 3 दिन भुला जाएगा पीएल कम से कम, है ना। तो पहले तो 2500 का जुर्माना, और उसके बाद अगर कहीं अकेला में बैठा गया, सीसीटीवी नहीं है, तो उसके बाद पुलिस जो स्वागत करेगी सो अलग करेगी, है ना। वो तो एकदम नियम बना दिया था कि पब्लिक प्लेस पर दिखना ही नहीं चाहिए। अगर तुमको पीने का खाने का इतना ही शौक है तो अपना घर में खाओ, अपने घर को कचरा बना दो। सड़क को कचरा करने का कोई ये है जी? अब सड़क पर आदमी चल रहा है, हमको हमको व्यक्तिगत तौर पर बड़ा अगर कहीं से अगर कोई स्मेल आ गया ना, अब लगता है कि मैंने समझिए कि बहुत अंदर से लगता है कि बहुत स्थिति खराब हो गया, तो इरिटेटिंग लगता है। आई मतलब अय्या वाला जो आप देखेंगे एरिया, ये जो राजा पुल वाला है, यहाँ एगो इधर है एगो बेवफा चाय वाला, है ना, वो है बेवफा चाय। एक दिन को लेके चल गया, सर चलिए ना चाय पिलाते हैं। हम नहीं पगला, हम पीते तो नहीं है, लेकिन अब कभी कभी फ्री रहता है आदमी, तो चलो भाई घूम लेते हैं हम कैसे। तो लेके तो चल गया। अब वहाँ हम देखे तो हमारा थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, हम बोले उसका कह रहे ये बेवफा चाय वाला ये बिजनेस है कि आपके साथ कोई घटना घटा है ऐसा है, मतलब ठुकरा के वाला कोई बात है? तो ठुकराने में कुछ बड़ा करते यार, ये चाय खोल का अपना खोल दिए टपड़िया, ऊपर से ही लगा दिए, खुद तो हो पहले हो, बाकी सबको भी मोटिवेट कर रहे हो कि तुम भी अपना करके आ जाओ यहाँ पर, है ना। तो बोलता है कि देखिए सर हम ये लगाए हैं मजबूरी में, नहीं क्या है, बोला अगर नहीं लगाएंगे ना तो नहीं आएगा आदमी यहाँ से। एगो तो ये है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना, तो इसको सब पढ़ता है तो कोई और रुक जाता है। हम बोले ये तो बात जरूर होता होगा कि चलो भाई यहाँ पी के चलते हैं, अपना हमारा पास आके पी लेता है। तो हमको तो अपना बिजनेस चलाना है, तो हम मार्केट को अपना पकड़े हैं हुए हैं कि मार्केट में कौन सा भी ये चल रहा है। नहीं बिजनेस चला रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो सामने सामने लटका दिए हो ये तुम्हारा ये लाइटर और ये तो ठीक बात नहीं ना है। लेकिन अब हम लोग के यहाँ ये बैन नहीं है, शराबबंदी बैन है, लेकिन अभी सिगरेट वगैरह पर सरकार, सिगरेटों पर लिखल है इट्स इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना, इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उस पर मैंने अब क्या करे, उस पर सीन भी दिखा दिया, इमेज भी दिखाया है कि पीने के बाद अंदर फेफड़ा का क्या हाल होता है, फिर भी पीना है। खतरों के खिलाड़ी, तो खतरों के खिलाड़ी का क्या होगा बाद में समझते हैं। क्योंकि ये सब क्या है, अब देखिए अब सरकार कितनों न्यूट्रिशन बढ़ा दे, कितनों पोषाहार स्तर बढ़ा दे, आपको शराब पीना ही है, आपको सिगरेट पीना ही है, आपको हीरोइन चरस पता नहीं क्या क्या सब होता है वो सब आपको लेना ही है।
तो लेंगे तो कौन आपका स्वास्थ्य ठीक कर देगा जी? अंदर ही अंदर खोखला हो जाएंगे आप, है ना, क्योंकि मशीन पुर्जा सब खराब ना हो जाएगा जी। और उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत भी कुछ सिचुएशनल इंसिडेंट हुआ, बीमारी पकड़ लेगा तुरंत, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो गड़बड़ हो चुका है। तो इसके लिए तो यहां पर ये सब चीज देने के साथ ही कहा गया है नशा पर प्रतिबंध। सरकार चाहे, अथॉरिटी चाहे तो इन सब चीज पर भी प्रोहिबिशन कर सकती है। हमारे देश के बड़े बड़े लोग जो हैं, जो उनको अच्छा खासा रुपया कमाए हैं, चंद पैसा के लिए पान बहार का प्रचार करने आ जाते हैं, है ना, है ना, सेलिब्रिटी और खिलाड़ी लोग, है ना, ये लोग को शर्म नहीं आता है कि सब क्या करता है ना। ये लोग देश का आइडियल है, लोग इनको देखता है, लोग इनको सुनता है, आई कहता है यही खाने में तो मजा है। ये लोग खिलाएगा अपने बच्चा को, देगा अपने बेटा बेटी को कि लो खा के देखो इसमें मजा है, लेकिन पैसा के लिए कुछ भी कर रहा है, पैसा के लिए नैतिकता, संस्कार, अपना इथिक्स सब पीछे, है ना। अब कितना पैसा कमाओगे भाई, ये जितना कर रहा है सबके पास पैसा कमी है, लेकिन फिर भी पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नशा का प्रचार कर देता है, जिसको पता है कि उससे वो देख करके आदमी सब उससे ये करेगा, लेकिन अब क्या करिएगा। तो यहां पर सब लिखा हुआ है कि भाई हम इसको करेंगे, तो सरकार तो बढ़ावा देवे करेगी। हाँ, एक लेकिन सरकार है दिल्ली की सरकार, वो पगली सरकार कहती कि पियो पूरा, है ना, पूरा पियो, पीने के लिए एज घटा दो। ऐसा भी एक आध दो सरकार है ना, जो कहती है कि पियो पूरा एकदम, पीने में कमी मत करो, है ना। हाँ फ्री बताइए, मैंने फ्री हो, मैंने टेस्ट कर लीजिए पहले, है ना। देखिए आपको गलत आदत पिलाने खिलाने वाला सब आदमी सब होता है ना, ये सब क्या करता है, ये सब आपको मैंने ई करता है कि भाई अरे आज हम देते हैं, ऐसे करके इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, कि अरे आज हम देते हैं, ऐसे देते हैं ना। हम पिछले बार 2022 के अंदर में मैं दिल्ली गया था, मतलब तो अपने एक फ्रेंड, गांव का मेरा एक फ्रेंड है, गांव में जहाँ मैट्रिकुलेशन हम लोग साथ साथ किए थे, तो वो वहीं पे रहता है, तो उसका वहाँ पे बिजनेस हो, अपना बिजनेस कर लिया है। तो मेरा इंटरव्यू था उस टाइम पर, तो मैं उसके लिए गया था, तो मैं उसी के पास, वो बोला कि यार मेरे पास आओ, तो हम ठीक है चलो तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो वो क्या किया, दिल्ली में रह गया, बहुत दिन से रह रहा है वो, अब वहाँ पर अपना पूरा प्रॉपर्टी वॉपर्टी ले लिया है, वो पूरा अपना सब वहाँ के गुड्स को बोला, अरे हमारे फ्रेंड आइल है, इंटरव्यू है उसका आईएएस का, तुम सब आओ, सबको बुला लिया। अब बुला करके पूरा एकदम, हम अपना छतरपुर मेट्रो के पास उसका घर है, वहां उतरे, तो जब गए उसके फ्लैट पर, तो पूरा एकदम आलिशान तैयारी के लिए है, पूरा अपना मेट्रो वेट्रो सब के लिए है। और ये पगला आदमी ये क्या कर रहा है भाई, तो उसको बुलाया, सुन सुन ये तुम क्या किया है जी, तो बोला अभी फ्रिज नहीं खोले, चलो फ्रिज दिखाते हैं तुमको। और नहीं रे पगला तुम ये कर बोली ना बताओ सब, तो बोला कि आओ पहले दिखाते हैं, फ्रिज खोला, उसके बाद करे कि देखो ये सब ब्रांड है, अब तुम बताओ मेरा इसमें से पसंदीदा ब्रांड कौन सा है। और गिरे इतना मारे तुमको, यही तुम स्वागत कर रहा है जी, है। तो बोला कि हम सोचे कि भाई अब और दो चार को सब उसका एल था, सब दोस्त था, तो बोला कि देखो ये तो अब वो सब कह रहा है कि अब हम, मेरा जब एटीट्यूड देखा, तो उसको बोला कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया लगता है ना, तो गलत नंबर डायल हो गया, अभी कह रहा है कि नहीं चलता है। बोला जरूर चलता, अरे रह पगला तुम तो मैट्रिकुलेशन तक हम लोग साथ रहे, उसके बाद तू आ गया इधर, है ना। वो गया था हालांकि पढ़ने के लिए, गया था पढ़ने के लिए, उसको बुझा गया कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा स्कोप नहीं है उसके लिए, फिर अपना छोड़ दिया बेचारा, और अपना वहां पर टेक्नोलॉजी का अपना ये मोबाइल वोबाइल का ये सब का बिजनेस किया, करते करते आज अच्छा खासा बिजनेस अपना स्टैब्लिश कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया कि पढ़ाई में ज्यादा स्कोप नहीं है, तो अपने आप को ठीक ये कर लिया, तो उसका अपना वही सब ग्रुप बन गया, अब उसमें वो पूरा इन्वॉल्व है। अब उसको लगा कि भाई इसी तरह से स्वागत हो सकता है, स्वागत का तो और भी अलग अलग तरीका हो सकता है ना जी, मीडियम हो सकता है। फिर उसको जब पूरा डांटे उटे सब हटाया, फेंक फाक किया, सब जा करके देख के आया पड़ोसी वड़ोसी को, नहीं जाके देख के और सब चीज को साफ उफ करो, अब बढ़िया से कुछ बनाओ, अगर तुमको इतना है तो ना जो मेड उड है उसको बोलो कुछ बढ़िया खाना बनाए, शुद्ध शाकाहारी में कुछ बनाए, है ना, ताकि कोई ये नहीं हो। लेकिन अब क्या है कि अब आजकल क्या स्थिति है कि अगर आप को कोई मतलब जो देने वाला होगा, जो कराने वाला, वो आपको प्रेशर करेगा, अरे एक दिन के लिए, अरे हमारे साथ है तो ले लीजिए। लेकिन अगर आप कोई गलत चीज का आदत लग गया, तो उसके बाद आप खुद ही को ना हार्म करिएगा, खुद ही को हार्म करिएगा, दूसरा को हार्म थोड़ी करिएगा, और उससे आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके लोग ही उससे ये होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसमें मॉडर्निटी है, इसमें आधुनिकता है, नहीं लेंगे तो आप जो है सो मॉडर्न निकल आएंगे।
है ना। तो आजकल सब इसको मॉडर्निटी का भी परिभाषा समझता है कि आधुनिकता का परिभाषा है, लेकिन ये आधुनिकता नहीं है, है ना। आधुनिकता का मतलब है कि आप अपना ख्याल रखें और समाज का भी ख्याल रखें। आधुनिकता का मतलब ही नहीं कि डांस कर रहे हैं सड़क पर, है ना। पियो लेगा ना सबको, तो पिएगा 25 रुपया का, पिएगा 25 रुपये का, आप कहेगा कि ये कुछ बुझते हैं हम इनको, वो किसी को कह देगा, है ना। मुख्यमंत्री को कह देगा, प्रधानमंत्री को कह देगा, बगल में पड़ोसी को कह देगा इसका घर खरीद लेंगे, जबकि 25 रुपये का पाउच खरीदा है। 1 घंटा के बाद उसका असर उतर जाएगा ना, तो फिर स्थिति गड़बड़ है। तो बिहार सरकार ने तो हालांकि अभी उसको बैन किया हुआ है, ठीक है। तो लीगली तो बैन है, लीगली बैन है, लेकिन जो शौकिया लोग हैं जिनको एकदम चाहिए वो लोग अपना अलग अलग उपाय करते हैं। यही हम लोग जब झारखंड रांची उची से क्लास लेके आते थे, तो जब गया में गाड़ी घुसती है जनशताब्दी, तो सब क्या करता है, ऐसे बेगवा पर घुमा देगा डंडा, है ना। रूल रखती है बिहार पुलिस को, टक 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 मारते जाएगा। कहीं अगर टक्कर गया किसी का, तुरंत बेग का चैन खुलवाएगी कि कहीं कुछ ले होके तो नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा आदमी सब है कि वो लेके क्या आएगा, अपना गाड़ी पकड़ता है और क्या करेगा, सीधे चल जाएगा, गया पास पार करेगा, कोडरमा जाएगा, कोडरमा उतर गया, वो रांची है, और कोडरमा में अपन दिन भर मूड बनाएगा, है ना। आज दिन बना लेगा, फिर वही गाड़ी कोडरमा में आती है 7 बजे के आसपास में, है ना। तो 7 बजे वहां पकड़ लेगा, फिर मूड उतर जाएगा पटना 10 बजे आते आते, घर जाके सूझ जाएगा। ऐसा बहुत सारा आदमी सब, हम लोग को उसमें बहुत सारा आदमी सब मिलता था जब हम लोग जाते थे, तो ऐसा बहुत सारा आदमी सब मिलता था जो केवल और केवल इसी पर्पस के लिए जाता था। और हम चूंकि हजारीबाग में क्लास लेके कोडरमा से पकड़ते थे गाड़ी, तो कोडरमा में बहुत सारे लोग पटना के मिल जाते थे कि भाई कहाँ आ रहे हैं आप, तो हम तो पटना जा रहे हैं, लेकिन आप लोग मैंने किस पर्पस से आए थे, तो यही पर्पस है सर, क्या कर सकते हैं, है ना। आदत है, अब इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये धन्य है भाई, है ना। आदत है ऐसा कि अब बुरा आदत आदमी को जल्दी लग जाता है, अच्छा आदत नहीं लग पाता है ना। अब फिर बुरा आदत छूटता भी नहीं है जल्दी, इसलिए प्रयास करना चाहिए कभी भी बुरी चीजें आपको आकर्षित करे तो उसकी आदत ही ना लगे, क्योंकि अगर लग गया तो फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, वो आप ही को इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव करेगा। जब संविधान में भी सब बात लिखा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, है ना। संविधान बनाने वाले लोग सब लोग ब्रिटेन और लंदन से पढ़ के आया था, जितना लोग था ना सब फॉरेन में पढ़ने वाले लोग थे, उनसे बड़े आधुनिक तो आज भी लोग नहीं है जो वो लोग था। लेकिन वो लोग भी क्या कहा, सब चीज को बढ़ाइए लेकिन नशा पर रोक लगाइए, है ना। नशा क्या, ये हर स्टेट का अपना अपना रूल है। जैसे अभी ये किए हुए हैं, अब मान लीजिए हट जाए, दूसरा आ जाएगा, दूसरा हट तो हटा लेगा, है ना। तो ये हाँ कह रहे हैं कि हम हटा लेंगे, तो अभी तो सरकारों पर डिपेंड करता है ना। जो सरकार चाहेगी वो रख सकती है, जो सरकार चाहे कि हमको वापस करना तो वो वापस कर सकती है। राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर भारत की संसद पास कर दे तो बन हो सकता है। अब मजबूरी सरकार का यह है कि सरकार के लिए रेवेन्यू का स्रोत है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना। तो सरकार को लगता है कि भाई इसको बंद कर देंगे तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा बहुत सारा, है ना। तो इसलिए भी ये नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा टूरिस्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। जो जो बाहर है क्या, और बढ़ रहा है। हाँ, हम्म। तो ये हो रहा है, लेकिन लीगली देखिए, लीगली तौर पे बैन करने का फायदा ये है कि पहले जो असामाजिक लोग सड़कों पर नौटंकी करते थे, शादी विवाह में हंगामा करते थे, झगड़ा का कारण बनता था, किसी भी चौक चौराहा से गुजरिए तो कोई ना कोई नौटंकीबाज आपको दिख जाता था जो पी करके नौटंकी कर रहा है, जाने नहीं देंगे, रुक जाओ, दिख रहा नहीं कादू को सब है, ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे, बोलता है। जैसे कोई मिल गया, कोई धर के धो दिया, नशा फट जाता है तुरंत, है ना। तो ये है, घरेलू हिंसा सब घर में पी के बैठेगा तो घर में तो मारपीट करबे करेगा, है ना। हाँ, होली में बिल्कुल, होली तो मारपीट बिना गुजरते नहीं था जी। अब है कि थोड़ा सा मारपीट नहीं हो रहा है होली में, क्योंकि सब लोग कंट्रोल में रह रहा है ना। तो मतलब अगर अगर मान लीजिए कि किसी को मिल गया, कोई भी ले भी लिया, तो डर न है कि पकड़ा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो डर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल किए हुए। तो देखिए, जो बैन हुआ है बिहार में वो 47 के तहत ही बैन हुआ है। आई जितना सारा सर्विस आपको मिल रहा है वो सब 47 के तहत ही मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत?
चलिए आगे आइए। अब आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। चलिए अब ये आर्टिकल 48 क्या कहता है, तो लिखेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, हाँ ठीक है। अब देखिए तो 47 कह रहा है कि आपको कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसमें साथ ही ये कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ शेल्टर्स होम, है ना, जैसे कि गो हत्या या दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, इसमें लिख लेंगे दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ शेल्टर्स होम, होम, ठीक है, जहां पे गाय को ये पशुओं को कट रहता है ना, होम, ठीक है। दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध है, दुधारू, दुधारू, अभी उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है? साइट्रस, है ना, साइट्रस, ठीक है। तो अब देखिए कि अब क्या है कि दुधारू पशु, अब इसमें स्पेशली गाय को रख लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत बार देखते हैं विवाद विवाद भी हो जाता है, ठीक है। अब विवाद जो होता है, जो डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट क्या होता है, पहले तो यहां ये समझिए कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को। तो आप देखते हैं कि खेती के लिए सरकार जो है खाद पर सब्सिडी देती है, खाद आपको सस्ता मिल जाता है, देखते हैं यूरिया आपको मिल जाएगा 6 रुपये kg, है ना, जबकि वही यूरिया अगर आप जाएंगे ऐसे लेने के लिए, है ना, तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन सरकार उसको सब्सिडी देती है, इसलिए यूरिया आपको सस्ता मिल जाता है। जो जिस भी खाद पर सरकार सब्सिडी देती है वो खाद आपको सस्ता मिल जाता है, तो क्या देती है सरकार, ताकि आप कृषि करिए, है ना। इसके अलावा आपको इरिगेशन के लिए ग्रांट मिलता है, सिंचाई के लिए सिंचाई अनुदान, है ना। अब चूंकि अब हर जगह बिजली पहुंच गया है तो बिजली बिल का पैसा मिलता है ना, कि आप करिए। इसके अलावा 2-2 हज़ार रुपया जो किसानों को पैसा देने की बात की गई है, सरकार जो देती है वो इसी के तहत देती है, ताकि आप खेती कीजिए, है ना। खेती करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार तमाम तरह की योजना चलाती है, इसको कहते हैं किसान सम्मान निधि योजना, है ना। तो किसान सम्मान निधि योजना इसी के तहत चलता है, जिसमें किसानों को पैसा मिलता है, और इसके अलावे अन्य अन्य जो चीजें हैं, मतलब कि उनको इरिगेशन के लिए, है ना, या अगर कहीं मान लीजिए फसल नष्ट हो गया तो उस पर तमाम तरह का ये होता है। और इसी सब बीच में एक चीज आप देखते हैं एमएसपी, है ना, सरकार जो है वो क्या करती है, एमएसपी रिलीज करती है ना, एमएसपी दे देती है। एमएसपी देने का क्या क्या फायदा है कि जब सरकार एमएसपी देती है तो इसका मतलब हुआ कि ये सरकार एक निश्चित पैसा आपको लिए फिक्स कर देती है, ठीक है, और कहती है कि हम इतना पर तो आपका फसल हम खरीद लेंगे, माने सरकार स्वयं ही खरीद लेगी। तो इससे किसानों को सिक्योरिटी मिल जाती है कि हम मेरा फसल बर्बाद नहीं होगा, हम जब फसल उपजाएंगे तो हमारा सरकार ही खरीद लेगी। यही जो फसलवा सरकार खरीदती है ना, ये जाता है एफसीआई के गोदाम में, है ना, एफसी हर जिला में रहता है एफसीआई का गोदाम, और वही एफसीआई के गोदाम से चल जाता है हर जगह के जो जो राशन जहां पे बंटता है। गांव में आप देखते होंगे जहां पे राशन कार्ड का जो डीलर सब है, तो डीलर सब जो धान गेहूं बांटता है, ये सब चावल बांटता है, ये सब कहां से आता है, एफसीआई के गोदाम से आता है। और एफसीआई के पास कहां से आता है, सरकार किसानों से खरीदती है, तो सरकार किसानों से खरीद करके इसको एफसीआई में रख देती है, और एफसीआई से ये जो डीलर्स हैं उनके पास से चला जाता है, और उनके माध्यम से सारी चीजें वहां पे होती है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, कृषि का डिमांड रहेगा, लोग कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर होता रहेगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। इसी तरह से आपको पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार पैसा देती है
है ना। अगर कहीं पे कोई खटाल उटाल खोल दिया गांव में, आप देखते हैं बहुत सारा पशुओं को लोग रखता है, वहां से दूध निकाल करके लोग उसको होटल तक पहुंचाते हैं। होटल तक जाता है तो वो उसको फाड़ करके वो छेना बनाता है, छेना के मिठाई बनता है सब। तो क्या है, वहां से एक कनेक्टिविटी है, इकोनॉमी से उसका जुड़ाव है। तो इसके लिए भी सरकार क्या करती है, अनुदान देती है, सरकार पैसा देती है। इसके अलावा पशुओं के नस्ल को बढ़ावा देना, आप देखते होंगे पशुओं में भी नस्ल उनका बदला जाता है, ठीक है। तो नस्ल को जो उनको चेंज किया जाता है, वो इसलिए चेंज किया जाता है कि मतलब आप एक सुने होंगे आप लोग, जर्सी गाय, है ना। वो क्यों कहता है, वो कहता है उसका दूध बहुत होता है ना। तो लोग चाहते हैं कि अब जितना ज्यादा दूध होगा तो वो क्या होगा, वो हम उतना बड़े स्तर पे उसको होटल तक पहुंचाएंगे, तो उतना ज्यादा हमको पैसा मिलेगा। तो लोग चाहता है कि हम नस्ल ही बदलवा दे, और नस्ल बदलवा के सरप्लस मिल्क प्राप्त करें और उससे हम ज्यादा से ज्यादा कमाई करें। तो सरकार इस सब चीज को प्रोत्साहन देती है ताकि आप स्थानीय स्तर पर ही स्वावलंबी बन जाए, आप सेल्फ जो है डिपेंडेंट बन जाए, स्थानीय स्तर पे भी आप अच्छा से अपना काम करें। सरकार आपको तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वो इसी के तहत करती है, आर्टिकल 48 के तहत कृषि के संबंध में जो करती हो या पशुपालन के संबंध में जो करती है। तो यहां पर अब जब वो प्रमोशन कर रहा है एग्रीकल्चर का, प्रमोशन कर रहा है एनिमल हस्बेंड्री का, तो फिर पशुओं की हत्या पर भी तो प्रतिबंध लगाएगा। तो इसमें कहा था कि दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, ठीक है। तो जो आपके दुधारू पशु हैं जो दूध देते हैं, तो इसमें सामान्य तौर पे मुद्दा उठ जाता है गाय का, है ना, कि गौ हत्या पर प्रतिबंध, है ना। तो लेकिन आप एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वहां पर गाय वर्ड यूज नहीं किया गया है ना, वहां पर दुधारू पशु लिखा हुआ है। लेकिन अब लोग इसको जोड़ देते हैं गाय से। अब गाय से जोड़ने से क्या होता है कि अब जो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, उनका गौ को माता मानते हैं, तो उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इससे। तो वो कहते हैं कि भाई गौ हत्या बैन होना चाहिए। लेकिन अगर दुधारू पशु की बात करें तो बकरी भी दूध देती है ना, भैंस भी दूध दे रही है, सब दूध तो सब दे रहे हैं। इकोनॉमी में योगदान सबका है, इकोनॉमी में योगदान सबका है, लेकिन बाकी पर ज्यादा विवाद नहीं होता है, विवाद हो जाता है गाय पर। तो विवाद जो हो जाता है ना, देखिए लोग विवाद करने को कर देता है, कोई भी कर दे, वो चाहे किसी भी पक्ष के लोग कर, लेकिन वो लोग मतलब अगर थोड़ा समझदार निकले तो नहीं करेंगे। अब देखिए कि जो अब मतलब बीफ जो होता है, तो बीफ को भारत एक्सपोर्ट करता है ना, बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है, और ये भारत का के लिए मतलब ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बहुत बड़ा, ठीक है, जो ये एक्सपोर्ट करता है। अब जो जैसे कि अभी जो सरकार में जो लोग हैं, है ना, तो ये लोग तो ज्यादा ही सब बात करते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी का डाटा उठाइएगा तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इनके शासन में हुआ है। अभी जवाब देंगे इसका कि एक तरफ आप बात करें और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो लेकिन अब आप समझना पड़ेगा कि ये उनको भी पता है कि जो होता है वो पॉलिटिक्स होता है, इसको आप ये नहीं कर सकते, रोक ही नहीं सकते हैं। अब रोक सुन लीजिए फिर आपका सुन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसलिए आप नहीं रोक सकते हैं क्योंकि देखिए आप कोई भी जो गाय मान लीजिए हम पाल रहे हैं, ठीक है, तो हम गाय पाल रहे हैं। अब दो लोग हैं, गाय पालने वाले हैं हिंदू लोग, देखिए इसको जो मतलब ये कर देते हैं, जो शेल्टर्स होम में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो लोग हैं वो हैं मुस्लिम लोग। अब समझिएगा दिक्कत क्या होती है। अब एक जो पाल रहा है उसका आस्था का प्रतीक है, एक जो काट रहा है उसके लिए इकोनॉमी का साधन है ना। अब ये दोनों चल कैसे रहा है, तो चल ऐसे रहा है कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तो आप बड़ा सम्मान करते हैं, एकदम सजो करके रखते हैं भाई। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाता है कि अब ये दूध गाय माता जो है वो ना बाछी देंगी, ना बछड़ा आएगा, ना दूध आएगा, अब आपके लिए गौ माता क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। अब आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। अब जब आपकी लाइबिलिटी हो गई तो आप ध्यान नहीं देते हैं, आप केयर नहीं करते हैं, अब कोई खरीदेगा भी नहीं। अब तो आप क्या करते हैं, पगाह खोल करके छोड़ देते हैं। अब वो भटक रही है, तमाम तरह का ये होता है, हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। अब उन्हीं को जिनका कि कोई ये नहीं है, अब उनको कौन उठा लिया, जिनका ये बिजनेस है उन्होंने उठा लिया। अब वो कह रहे हैं कि अगर कहीं नहीं है तो किसी भी चीज का निस्तारण तो होगा ना, एंड ऑफ द टाइम सिचुएशन चीज तो खत्म होगी। अब उनके पास चला गया, अब उनके पास गया तो उनका वो बिजनेस है, उन्होंने अपना बिजनेस का काम कर लिया। अभी क्या होगा कि निस्तारण भी हो गया। तो अब दिक्कत यह है कि अगर आप चाहते हैं कि गो हत्या बंद हो तो इसके लिए ये जो बिजनेस करना उनको बंद करने का जरूरत नहीं है। उनको मत कहिए कि उनका केवल दोष है, दोष आपका भी है कि जब दूध नहीं दे रही है तब आप देख रहे क्यों नहीं कर रहे हैं।
तब आप इनके लिए एक बना दीजिए, एक होम गौशाला, जैसे बहुत सारे जगह पर चल रहा है, बहुत से जगह पे गौशाला चलता है लेकिन उसकी संख्या कम है, आप बना दीजिए और उसके बाद इंतजार करिए, नेचुरल डेथ होगा, है ना। अननेचुरल डेथ होगा तो आप जिस तरीके से निस्तारण चाहते हैं उस तरह से निस्तारण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो छोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, निस्तारण तो होगा, ये तो साइकिल है, हर चीज का एक साइकिल बना होगा बायोलॉजी के चेन में, हर चीज का एक ह्यूमन चेन बना हुआ है ना। हम लोग भी बहुत सारा चीज खाते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो यहां पर कहा गया है कि दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, मतलब कि जो भी अगर आपको मिल, अच्छा बकरी का मान लीजिए इस तरह से, आप बकरी का दूध को कोई नहीं पूछता है, लेकिन देखते ना जब डेंगू आ जाता है तो यह बकरी का दूध अमृत हो जाता है? जब लगातार प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, प्लेटलेट्स बढ़ ही नहीं रहा, तो डॉक्टर कहता है कि बकरी का दूध पीजिए, है ना, पपीता का पत्ता का जूस बना के पीजिए। तो अब वहां पे तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, रोल हो गया। तो समय के साथ तो किसी का भी रोल घटता और बढ़ता है, ये टाइम पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो कहा जाता है कि दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, ये इसलिए है क्योंकि जब तक वो दूध दे रहे तो उनका इकोनॉमी में योगदान है, तो आप उनको प्रोटेक्ट करिए और उनके उस एक योगदान को लीजिए, लेकिन उनको मारिए मत। तो अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो इसके तहत कानून बना करके इसको प्रतिबंधित कर सकता है। वो कानून बना देंगे और कह देंगे भाई हमारे यहां ये चीज नहीं होगा, तो उनके यहां नहीं होगा। लेकिन खाली नहीं होगा कह देने से नहीं होगा, नहीं होगा कहिए, उसके बाद गौशाला का प्रबंध कीजिए ताकि सड़कों पर कोई नहीं दिखे। सड़कों पर बहुत सारी गौ माताएं दिख जाती हैं, क्यों दिख जाती हैं? हमको उसका प्रबंधन करना चाहिए, है ना। उनको खाने को नहीं मिलता जी, इतना बड़ा धूप है, गर्मी है, पानी पीने को पानी नहीं मिलता है, तो मॉनिटरिंग बॉडी कोई तो चाहिए ना जो उनको पानी दे, जो उनको खाना दे। तो वो उस तरह का सिस्टम हमें डेवलप कर लेना चाहिए और तब इस तरह की बातें हमें करनी चाहिए, तो वो ज्यादा हम लॉजिकली कर पाएंगे, है ना। मतलब बिना विकल्प के हम केवल किसी चीज का समाधान करना चाहे तो नहीं हो सकता है, आपको समाधान करके तब दूसरे विकल्प की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। तो यहां पर इसी तरह की स्थिति जो है क्लियर है। इसके बाद आप देखिए कि इनको गौ हत्या पर या दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है। साथ ही इसमें अब क्या है, तो एक और चीज में ऐड है आर्टिकल 48A, है ना, अनुच्छेद 48 क। ये 48 समझ रहे हैं कि 48 क्या है? तो 48 क्या है? कृषि और, हाँ, कृषि और पशुपालन को अधूरा प्रतिबंध क्या है? 48A लिखेंगे, 48 क, कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फॉरेस्ट, ठीक है, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये कहता है आपका 48A, ठीक है। तो वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, तो वन और वन जीव, है ना। तो वन और वन जीव जो है, तो इसका संरक्षण का क्या तात्पर्य है? संरक्षण का तात्पर्य है कि आप देखेंगे कि किसी भी पशु का आप शिकार नहीं कर सकते हैं, है ना। जीव जंतु जो है जंगल में, उसका शिकार नहीं कर, इसके लिए कानून बना हुआ है संसद ने, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्ट पास किया हुआ है जिसमें जीव जंतुओं के प्रोटेक्शन का मैटर है। तो देखते हैं हर राज्य में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना, जिसको कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो वन्य जीव अभयारण्य क्या है? तो जंगल होता है, जंगल में पशुओं के, जानवरों के रहने लायक माहौल बनाया जाता है उसमें, है ना, जिसमें कि वो रहते हैं। तो ना तो आप जंगल को काट सकते हैं, आप पेड़ पौधे को काट सकते हैं, और ना ही किसी जीव को आप मार सकते हैं, है ना। ये आपको क्या है, तो ये आपके लिए प्रतिबंधित है, ये आपके रेस्ट्रिकेटेड है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और आप ये इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको संसद ने कानून बना दिया है
और चूंकि डीपीएसपी में इसको ऐड किया गया है, ये ऐड हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा ये ऐड हुआ है। ये लिख लेंगे कि दिस प्रोविजन वाज एडेड इन 1976 आफ्टर द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस प्रावधान को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, उन्नीस सौ छिहत्तर के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है कि 1976 में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। अब क्या है कि तो ना तो आप किसी वन जीव को मार सकते हैं, है ना, और ना ही आप किसी जंगल के पेड़ को काट सकते हैं। सलमान खान का मैटर आप देख ही रहे हैं, है ना, हिरन मार दिए, काला हिरन, है ना। और राजस्थान का जो बिश्नोई समाज है ना, वो काला हिरन को पूजा करता है। तो एक तो आपने उस एक्ट का वायलेशन कर दिया, और ऊपर से वहां के लोगों के सामाजिक भावना, धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया। वही वह है तो लॉरेंस बिश्नोई, वो पगला आदमी है, वो है गुंडा। वो कह रहा है कि हम सलमान खान तोरा रडार पर रख लो, है ना, तोरा भले कोर्ट से दे तो नहीं तो हम भी दे देंगे। अभी 2-4 दिन पहले फायरिंग हुआ है सलमान खान घर के सामने, है ना, जबरदस्त फायरिंग करवाया है। हाँ हाँ डरा क्या चाहता है, सलमान खान को मार दे सब? हैं? वो डराने का ही बात था और कुछ नहीं था। आओ, हाँ, हिट एंड रन। गवर्नमेंट नहीं सजा दे रही है, कोर्ट ने कह दिया कि लैक ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्य के अभाव में, है ना, साक्ष्य के अभाव में हम इनको बरी करते हैं। तो बरी हो गए, तो नहीं है तो अभी प्रूव नहीं कर पाए ना आप, है ना। तो लेकिन और जो सिस्टम था उसमें तो चीजें थी। आई 2002 के अप्रोक्स का घटना था, लगातार चल रहा था। तो ऐसा तो नहीं था कि एविडेंस नहीं था, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं होता तो इतना दिन तक मामले नहीं चलता। लेकिन सब चीज के बात यह है कि समर्थ के ना कुछ दोष गोसाई, है ना। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप पावरफुल हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। बहुत तरह का रास्ता है आपको बच के निकल जाने का। संजय दत्त, है ना, है ना, वो देखे तो जेलो हुआ तो खुदे कहते हैं कि हमारी बेटी को पता नहीं चला कि हम जेल गए थे। तो कहां से पता चलेगा भाई? आप 1 महीना जेल में, 1 महीना घरे रह रहे थे, तो घरवा कहते थे कि हम फिल्म शूटिंग पर जा रहे हैं। तो आपको बार बार सुनेगा नहीं तो सुनेगा कि नहीं पहले? तो कह रहे पहले सुनो, पता नहीं कौन कैसे तुम लगा रहा है बीच में, है? काहला खून खोलता है? खून को शांत रखो, खून पर पानी डालो। पगला, पगला खून खोलता है। तोरा इस आदमी को बना दे डीएसपी, खून खोला जाके तुरंत गोली चला देगा, है? पहले धैर्य रखना सीखो, है ना, धैर्य। ठीक है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है अभी? हाँ, लास्ट ईयर। तब वो अभी ले खून खोल ही रहा है। अब तो बंद हो जाना चाहिए खोलना, है? बहुत सारा चीज होगा ना, जो आपके सामने बहुत सारी चीजें होंगी, फिर भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये सब डायलॉग बाजी जो है ना, ये फिल्म में ठीक लगता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ जो है इमोशन से। कल ना उधर ना बोल रहा था तुम इनकाउंटर वाला मुद्दा पर कि सर इमोशन से चलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, इमोशन से चलेगा, इंटेलिजेंस से चलेगा? कोई चीज हो रहा है तो इसे हम जाके मार दिया, कहा नहीं जाके ही नहीं कर दिया। हम्म? वहां जो कोर्ट कहा, अगर आप इस देश में रह रहे हैं, कोर्ट को मानते हैं, तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। हाँ, अब कहां पर क्या लैक हुआ, क्योंकि कोर्ट का तो वैसे भी आंख पर पट्टी बंधा हुआ है। कोर्ट तो कहती है कि आप हमको एविडेंस लाइए, एविडेंसेस प्रूव नहीं हो पाए, दिक्कत हुई। लेकिन ऐसा नहीं था कि घटना घटी नहीं थी, घटना घटी थी, लोग के डेथ भी हुए थे।
तो बहुत बार ऐसा होता है और बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे मामले में ऐसा देखने को मिला है कि उसमें हुए फैसले से लोग संतुष्ट नहीं है ना। तो उसके अपने अपने कारण है, उस कारण पे जाएंगे तो उस ना तो तुम ठीक कर सकते हो ना मैं ठीक कर सकता हूं, वो सिस्टम का प्रॉब्लम है। हाँ, अगर हम और तुम कोई भी ठीक कर सकता है तो अपने स्तर में सिस्टम में जाकर के तुम इतना बस कर सकते हो कि तुम्हारे क्षेत्र में कुछ गलत ना हो, मेरे क्षेत्र में कुछ गलत ना हो। बाकी हम अगर चाहें कि हम लोग सिस्टम नहीं है, सिस्टम के पार्ट हैं, है ना। अगर आपको सब कुछ ठीक करना हो तो आपको सिस्टम बनना पड़ेगा, है ना, बनना पड़ेगा देश का प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर भी बन करके आप राज्य का मुख्यमंत्री आपको बतवा नहीं सुनेगा। ममता नहीं सुनती है बात, सुन में नहीं करती जल्दी, वो अपने मन का करती है। तो ऐसा मुख्यमंत्री सबका इलाज करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लगाइए, लगा करके पहले इसी को पकड़ के जेल में बंद कर देखिए, जिससे वो पकड़ के भी जेल में गए है ना। तो कहने का मतलब है, हाँ वो तो पहले ही से है। देखिए एगो एन मौका प्रयोग के छोड़ दिया है सब, तो वो अपना भाषण वाषण कर रहे हैं। ये सब साइकोलॉजी है छोड़ने का, कि डैमेज कंट्रोल करो थोड़ा सा छोड़ करके, है ना, कि देखो उसी केस में एक आदमी का बेल हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा है। सबकी अपनी स्ट्रेटजी है, सालों की स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सिस्टम में बहुत जगह पे हैं जहां से लोग असंतुष्ट हैं। आप बहुत जगह पे है कि सिस्टम से आप संतुष्ट भी हैं, तो असंतुष्टि और संतुष्टि चलता ही रहेगा। कभी ऐसा कोई सिस्टम आपके सामने नहीं आएगा जब आप सबको संतुष्ट कर दे। इवन आप खुद भी अगर किसी सिस्टम में जाएंगे तो आप उस सिस्टम में सब लोग को खुश नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ लोग होगा जो आपके वजह से नाखुश रहेगा, आप कुछ ना कुछ होगा जो आपसे खुश रहेगा। इस वास्तविकता को आप जितना जल्दी समझ ले, जीवन को जीना उतना आसान हो जाता है। ये तो कितना आदमी यही बात में टेंशन में ना कि अरे हमरा को का बोल दे, लोग हमको क्या बोल दिया, हमको क्या कह दिया। कितने लोग इससे परेशान रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनको बुरा लग जाता है। किस बात का बुरा लगना, जो जैसा है वो वैसा ही करेगा। धूप निकला हुआ है, जिस कलर का चश्मा पहन लीजिएगा वही कलर दिखाई देगा। तो हर व्यक्ति की अपनी सोच है, सब एक हो ही नहीं सकता है। तो आप किसी का बात सुन करके दिल में लगा के बैठ जाएं, है ना, या आप किसी से इस तरह की चीजों को कर ले। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लाइफ में कुछ अच्छे अनुभव होंगे और कुछ बुरे अनुभव होंगे। इस बात के लिए आप जितना जल्दी खुद को तैयार कर ले वही ठीक रहेगा। और ये भी ध्यान है कि बुरे अनुभव में भी और अच्छे अनुभव में भी, दोनों में रिएक्शन जो आपका आना चाहिए वो ठीक ठाक आना चाहिए। इन्हें कि बुरे अनुभव में एकदम पूरा हाथ पैर बर्बाद कर लिए, खुद को बर्बाद कर दिया, दूसरे को बर्बाद कर दिया। अच्छे अनुभव में एकदम 3 दिन तक पार्टियां कर रहे हैं, है ना, निकल ही नहीं पा रहे उससे। थोड़ा मध्यम मार्गी बन करके अगर आप ठीक तरीके से संतुलित करेंगे तो चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। क्योंकि अति उत्सुकता में कोई भी काम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर हिट एंड रन मामला देखिए, उसमें सब चीज हो गया, लेकिन अभी तक ये मैटर सॉल्व नहीं, जबकि ये मैटर उससे पहले का है। काला हिरन विवाद जो है ये आई थिंक, अगर मैं ठीक ठाक याद कर रहा हूं, 1995 के अप्रॉक्स में इनकी जो मूवी आई थी हम साथ साथ हैं, उसकी शूटिंग के दौरान ये घटनाएं घटी थी। और हिट एंड रन तो 2000 का मैटर है, तो उसमें सब कुछ ये हो गया। लेकिन अभी ये चल रहा है, इसी मैटर में ये गए थे जेल एक दिन के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने इनको जेल कर दिया था। जेल जब गया नहीं तो इसको सब रख दिया कहां, आसाराम बापू के साथ। आसाराम बापू जिस वार्ड में बंद है वह वार्डवा में सलमान रात पर बतिया दोनों बढ़िया से। आसाराम बापू वो पगला आदमी, अभी देखते कोर्ट वोट उसका पेशी होता है तो उसका देखते हैं, उसका वीडियो वायरल होता है ना, कैसा कैसा वो एक्टिंग करता है। और उसी के वार्ड में रख दिया सलमान खान को, दोनों रात भर बतिया अपना बढ़िया से। हालांकि बोरे फिर उसका बेल हो गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लिया, है ना, पैसा वाला का। हाई कोर्ट में वकील रखता है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में वकील रखता है। आम आदमी को सबर्डिनेट कोर्ट से जेल हो गया तो 2 महीना सब जेल में रहेगा वो, फिर हाई कोर्ट में उसका नंबर आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। अब वही आपका बड़ा वकील है, बड़ा पैसा है, तुरंत जाके हाई कोर्ट में अपील करेगा, तुरंत जज साहब देखते बेल लिख देते हैं, बेल ग्रांटेड जी, बेल हो जाता है, बाहर आ जाता है आदमी। तो सब चीज के बाद एक बात है कि समर्थ के ना कुछ दोस्त को सही, जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास ताकत है, उसको ज्यादा पाप नहीं लगता है। ज्यादा पाप उसी को लगता है जो गरीब है, ज्यादा कष्ट उसी को होता है जो गरीब है ना। अमीरों को ज्यादा कष्ट नहीं होता, वो अपना खोज लेते हैं उपाय कि कहां से निकलना है और नहीं निकलना है। तो यहाँ पर एक तो ये है कि भाई वन का संरक्षण भी करना और वन जीवा का संरक्षण करना। एक मूवी आई थी पुष्पा, झुकेगा नहीं, है ना, फ्लावर नहीं फायर है। अरे वो पगला इतना आदमी सबको मोटिवेट कर दिया कि तेलंगाना का एगो युवा जा करके लगा पेड़ काटने, हम बेचेंगे। एक दिन काटियो दिया, दूसरे दिन पुलिस उसको धर लिया। कह सुन सुन पगला क्या कर रहा है, तो बोला कि क्या कर रहे हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो पुलिस को झुकेगा नहीं तो टूटेगा, है ना, जो नहीं झुकेगा वो क्या होगा,
टूटेगा। पुलिस कह रहा तुम ना उपाय कर देते हैं। तो धरा तो सब बोले कि काहे तुम ये सब काम किए जी, मालूम नहीं का कानून है पेड़ और नहीं काटना। तो बोले कि नहीं हम पुष्पा मूवी देख के आए थे, तो हमको लगा कि हम भी चंदन के लकड़ी काट देंगे बेच देंगे, है ना, तो इसलिए हम भी ये प्लान किए थे। तो रील है, रील में तो आप कुछ भी बना करके एंटरटेनमेंट करने के लिए आपने दिखा दिया, रियल लाइफ है, यहाँ पे कानून है ना। अलग से कोई एसपी बहाल होता है, जंगल एसपी जो होता है, फॉरेस्ट एसपी, है ना, आईएफएस जो होता है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो जेल एसपी होता है, जंगल एसपी होता है, उसका वही काम है कि जंगल में पेड़ और न कटने दे। तो ये आर्टिकल 48 के तहत प्रोटेक्शन करता है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कोई पेड़ और पाट करके अवैध व्यापार कर दे जंगल में लकड़ियों का, ये सब चीज ना कर पाए कोई, है ना। तो ये यहाँ पे ये सब चीज को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है। क्लियर है? तो दिक्कत, चलिए आइए आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49। तो आर्टिकल 49 लिखेंगे, 49 क्या कहता है। 48 में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लिखेंगे कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, कलाकृति, स्थापत्य का संरक्षण और संवर्धन करे। स्थापत्य का संरक्षण और संवर्धन करे, और स्थापत्य का संरक्षण और संवर्धन करे। इट्स स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट the national importance monuments, art and architecture, ठीक है। तो देखिए ये राज्य का कर्तव्य है, ये आर्टिकल 49 कहता है कि भाई राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करे, तो जो स्मारक है ना, या जो कलाकृति है, स्थापत्य है, इस सब को क्या करे, संरक्षण और संवर्धन करे, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करे, ठीक है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, है ना, जिन्हें राज्य ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो आप स्मारक देखते हैं कि बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं देश के अंदर में, है ना, जो नेशनल सिग्निफिकेंस के हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। कलाकृति में आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। कलाकृति में आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो पेंटिंग्स हैं, है ना, या आर्ट जो बनाया गया है, या मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, है ना। एंशिएंट टाइम के आप बहुत सारे टेम्पल्स को देखेंगे, तो टेम्पल्स में अलग अलग, कोई द्रविड़ शैली में बना हुआ है ना, कोई आपको गंधार शैली के अंदर में बौद्ध धर्म की बहुत सारी प्रतिमाएं आप देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत मतलब अलग अलग शैलियों के अंदर में अलग अलग मूर्तियां बनी हुई हैं। तो आप देखते होंगे कि जो जू बनता है, जैसे जू, तो जू तो आर्टिकल 48 से है, आज जो म्यूजियम बनता है वो 49 से है। चिड़ियाखाना आप देखते हैं, तो चिड़ियाखाना में क्या होता है, जू सबका संवर्धन होता है ना। तो जू वाला आपका मैटर कहाँ है, 48A में है। यहाँ पर क्या है, कलाकृति, तो आप जैसे म्यूजियम में जाते होंगे, अभी नयका म्यूजियम बना है, तो यहाँ जाते हैं तब क्या देखते हैं, कला ही तो देखते हैं ना, आर्ट ही तो देखते हैं कि आर्ट क्या है और कैसा है। तो यहाँ पे आपको आर्ट दिखता है ना, तो सारा आर्ट आप वहां पर देखते हैं कि क्या आर्ट है, किस किस तरह से चीजें जो है सो वहां पे चल रही हैं, ठीक है। तो आर्ट आपको वहां पर दिखता है तमाम तरह। आप पटना का ये पुराना वाला म्यूजियम भी जो आप देखेंगे, तो क्या है, ऐतिहासिक सारा सामान रखा हुआ है। तो इस सब चीज को क्या करते हैं, ये म्यूजियम क्यों बनता है, म्यूजियम बनता है कि आपके ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनको क्या किया जाए, उनको ठीक तरीके से रखा जाए। क्लियर है?
जो आपके ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको ठीक तरीके से उसको रखा जाए, ताकि वो कोई क्षति ना हो और आपका इतिहास का प्रमाण आपको मिलता रहे। स्थापत्य, है ना, आर्किटेक्चर, तो आप मध्यकाल में देखिएगा, जब मध्यकाल में जब सल्तनत डायनेस्टी था, सल्तनत कालीन शासन था, मुगलों का शासन था, तो बहुत सारा स्थापत्य का विकास हुआ देश के अंदर, बहुत सारे फोर्ट्स बने, बहुत सारा किला बना, है ना। आप कुतुब मीनार को देखते हैं, आप ताजमहल को देखते हैं। इसके अलावा इसके जो शाहजहां था मुगलों में, तो इसको कहा जाता है कि ये स्थापत्य का राजकुमार था, है ना, ये प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर इसको कहते हैं। और जहांगीर को कहते हैं चित्रकला का राजकुमार, है ना। तो ये सब के समय में इस सब चीज का बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो आज भी संरक्षण और संवर्धन के तहत हम लोग के यहाँ है, हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और आप देखते हैं कि इन सब जगहों पर पुलिस का जवान सब रहता है। इस यहाँ पर एक स्पेशल जवान का ड्यूटी रहता है, वो रहता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के जवानों को नियुक्ति की जाती है। ये सब देखते होंगे आप, कहीं ये सब गार्ड दिखे ना तो कंधा पर देखिएगा, कंधा पर लिखा होगा सीआईएसएफ, है ना। कोई स्टेट पुलिस जाके वहां पर नहीं रहती है, वहां पे सीआईएसएफ के जवान रहते हैं, और उनका काम ही है इसको प्रोटेक्ट करना, कि कोई ऐसा जाके कोई तोड़ फोड़ ना दे, कोई उसमें कोई गड़बड़ी ना कर दे। तो इसके लिए उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि स्मारक, कलाकृति, स्थापत्य, इन चीजों को क्या करे, प्रोटेक्ट करे और इनको प्रमोट करे, ठीक है, जो कि होता है ना। क्या, हाँ, ऐसा ही भी सरकार जो खोज वोज का काम करता है, जो जांच वोज करता है, अन्वेषण करता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इसी के तहत काम करता है, ठीक है। पुरातत्व विभाग जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके तहत ही काम करता है। जो खुदाई करता है, खुदाई करके ऐतिहासिक चीजों को निकालता है। आप सुनते हैं ना कि यहाँ पे खुदाई हुआ, खुदाई में ये चीज निकला, तो ये सारा चीज इसके तहत ही होता है, जो गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है और उसके माध्यम से ये सब काम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 लिखेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो है ही हमारे देश में कार्यपालिका, समझ रहे हैं ना। जब मैं फंडामेंटल तो आपको बताया था वो कार्यपालिका, तो कार्यपालिका अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कौन कौन आ जाएगा उसमें, केंद्र की कार्यपालिका में? लेखापाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या है ना। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इतना कह दिया काफी है, ठीक है, क्योंकि 52 से लेकर 78 के बीच इन्हीं का चर्चा है। बाकी तो नियंत्रक महालेखा 148 में है, ठीक है। संविधान में कार्यपालिका के अंतर्गत आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वो इन्हीं लोगों का लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। तो ये तो हो गए सेंटर के। स्टेट के एग्जीक्यूटिव, महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ठीक है, ये राज्य के कार्यपालिका है। तो और राज्य के न्यायपालिका में कौन आ जाएगा? हाई कोर्ट आ जाएगा। और केंद्र के न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चर्चा कहां से कहां तक में है जी? अनुच्छेद 124 से 147, गुड। और राज्य में न्यायपालिका की चर्चा कहां से कहां तक में है? हम्म 214 से 231, 214 से 231, ठीक। तो अब देखिए, तो ये कह रहा है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, तो इसलिए सरकार के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं करेगी और न्यायपालिका भी सरकार के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। दोनों अपना अपना काम करेंगे, दोनों के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और हमारे देश में ऐसा होता भी है, न्यायपालिका में कोई इंटरफेरेंस सरकार की नहीं होती है। मतलब लिबर्टी तो भारत में इतना ज्यादा है न्यायपालिका के पास
कि न्यायपालिका के नियुक्ति के प्रक्रिया में भी सरकार का कोई खास भूमिका नहीं होता है। सरकार की भूमिका, एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति की भूमिका बस इतनी ही है कि आप उनके नाम पर मुहर लगा दीजिए और अगर जो सीजीआई हैं उनको आप शपथ दिला दीजिए। मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई ये तय नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा ये तय सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं करते हैं। मतलब कि जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज ही तय करते हैं कि कौन जज बनेगा, हाई कोर्ट में जज ही तय करते हैं कि कौन जज बनेगा। इस व्यवस्था को कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। तो इवन कोर्ट के अंदर में कोई एक स्टाफ को भी लेना है तो ये भी मॉनिटरिंग जो है वो कोर्ट स्वयं ही करता है, कोर्ट के स्तर पे ही होता है। तो कोर्ट की इस स्तर पे इंडिपेंडेंसी दी गई है कि कंप्लीट सेपरेशन है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आप अच्छा ये बताएं कि ये सिद्धांत जो है सबसे पहले भारत में किस विचारक ने दिया था कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए? किस भारतीय विचारक ने ये कंसेप्ट दिया था, मैं ये पूछ रहा हूं। बी आर अंबेडकर। और कोई? हम्म, नहीं आइडिया है। राजा राम मोहन राय, इतिहास में पढ़े होंगे आप, सोशल रिफॉर्मर। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले कहा था अपने आइडियोलॉजी के अंतर में, जिनको आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत, नवप्रभात का तारा। कोई बात नहीं, नहीं सुने तो मैंने सुना दिया ना। तो राजा राम मोहन राय पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, उनका सेपरेशन होना चाहिए ना, दोनों दोनों को जो है सेपरेट रखना चाहिए। और बहुत तमाम तरह के, एक बार सवाल पूछा गया था कि नौ प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, तो नौ प्रभात का तारा इन्हीं को कहा जाता है क्योंकि ये जो है इन्होंने नए नए आइडियोलॉजीज दिए थे, है ना। सबसे पहले भारत में की जो पुरातन व्यवस्था थी, जो उस पुरातन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का पहला काम इनके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय का जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व था जिसमें कि प्राच्यविद और पाश्चात्यविद दोनों का मिश्रण था, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का एक मिक्सचर था, पूरा का पूरा कैरेक्टर राजा राम मोहन राय का। और उसी कैरेक्टर में वो तर्क की बात करते थे, अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते थे, राष्ट्रीयता की बात करते थे। और उन्होंने इसी अपने तर्कों के आधार पर भारत में जो व्यवस्था चल रही थी उस सब व्यवस्था को खत्म किया था। मतलब कि भारत एक डार्क एज में था। 19th सेंचुरी जो आप देखेंगे, 19th सेंचुरी क्या डार्क एज का ये है। अब पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसका एक क्रोनोलॉजी है। वाई इंडिया स्लेव, भारत क्यों गुलाम, तो भारत क्यों गुलाम, इसका पूरा का पूरा स्टोरी आपको 18th सेंचुरी में दिख जाता है। सीधा सा 18वीं शताब्दी यानी कि 1799 का काल, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। भारत में राजनीतिक पतन हुआ, जब तक आपका राजनीतिक पतन नहीं होगा कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। तो वहां पे आप गुलाम, पतन हुआ, आप गुलाम हो गए, है ना। अब आपको गुलामी से लड़ना था तो लड़ेंगे कैसे, तो लड़ने के लिए आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब आपको सुधार करना पड़ेगा, समाज सुधार। तो 18th सेंचुरी में आपके पॉलिटिकल रूलर फेल कर गए, इसके वजह से आप स्लेव बन गए। 19th सेंचुरी में आपको अब आया कि भाई हमको इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है, इनसे बाहर निकालना है। तो आप बाहर कैसे निकाल सकते हैं, बाहर निकालने के लिए आपको सोशल रिफॉर्म करना पड़ेगा। आपने सोशल रिफॉर्म किया, सोशल 19th सेंचुरी पूरा सोशल रिफॉर्म है, एकदम अंतिम में जाकर के कांग्रेस बनती है 1885 में, है ना। तो ये पूरा रिफॉर्म है। जैसे जब सोशल रिफॉर्म आपका हो जाता है फिर 20वीं शताब्दी में आपको आजादी मिल जाती है, क्योंकि सोशल रिफॉर्म के बाद ही आप जो है वो किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल रिफॉर्म कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म बिना सोशल रिफॉर्म के हो ही नहीं सकता है, मतलब बिना सामाजिक सुधार के आप राजनीतिक सुधार कर ही नहीं सकते हैं। और ये अपने हमने क्रोनोलॉजी को मेंटेन किया, उसमें बहुत सारे थियरी जो है वो राजा राम मोहन राय ने इससे संबंधित भी दिया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये पहले विचारक थे जिन्होंने कहा कि अब हम लोग आगे जाकर के जो स्वराज्य की भी बात करते हैं
तो स्वराज्य की बात जो तिलक साहब ने करी, या 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग किया जब गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में 1905 में वहां पे बनारस में अध्यक्ष थे, 6 में दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था कलकत्ता के अंदर में, तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो हिस्ट्री में पहले वहां पर वो आया वर्ड, लेकिन उस वर्ड को एज अ फिलोसोफर सबसे पहले किसने यूज किया? तो दयानंद सरस्वती ने यूज किया। उन्होंने कहा कि भाई स्वराज्य एक चीज होती है ना, हमें स्वराज्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और बाद में आकर के वो पॉलिटिकल जो मूवमेंट हुआ उसका एक केंद्र बन गया स्वराज्य शब्द के, हमको स्वराज्य चाहिए, स्वशासन चाहिए, ये सारी बातें वहां पे हुई। तो यहां पर जो हम आर्टिकल 50 में जो कंसेप्ट हमने लिया हुआ है, ये अपने सोशल रिफॉर्मर से लिया हुआ है, राजा राम मोहन राय से, जो उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि अगर आपको न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाना है तो न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाने का एक ही साधन है, और वो साधन है कि आप कंप्लीट सेपरेशन कर दे, आप दोनों को अलग अलग कर दे। और इसलिए आप आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट में आप आर्टिकल 121 और 122 पढ़ेंगे, तो आप 121 कहता है कि न्यायपालिका में के किसी भी काम की चर्चा संसद में नहीं होगी, और 122 कहता है कि संसद में किए गए किसी भी काम की चर्चा न्यायपालिका अपने यहां नहीं करेगी। मतलब दोनों कह देते हैं कि हमारे अंगनों में तुम्हारा क्या काम है ना। दोनों कहता है कि भाई हम अपने यहाँ संसद में तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तुम अपने यहाँ कोर्ट में हमारा नाम मत लेना। तो इसलिए संसद के अंदर अगर कुछ भी होता है, कोर्ट उस पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि संसद के अंदर कुछ हो रहा है तो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, वो अपना संभाल लेगा, है ना। हाँ, संसद के बाहर कुछ भी करिएगा तो कोर्ट हियरिंग कर लेगा, लेकिन संसद के अंदर अगर आप कुछ करें तो तमाम तरह के पावर्स जो है उनके पास है, जो कोर्ट अपना देखता है। इसको आर्टिकल 105 में कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार, और 194 में कहते हैं विधानमंडलीय विशेषाधिकार, जो उनको अपना प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप अपने सदन के अंदर में खुल करके अपना काम करिए, उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस और समस्या आपको क्रिएट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो 50 में कोई दिक्कत? एक बार तो 50 बीपीएससी पीटी में डायरेक्ट पूछा था कि ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथम किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है डीपीएसपी के अंतर्गत, जिसको कि राज्य मानता है और राज्य इसको पूरा करता है। क्लियर है? नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 51। नहीं, इनका स्टेटमेंट है, कोई बुक नहीं है इसमें। आर्टिकल 51, तो 51 लिखेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे किस में आएगा, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो है ना, अभी तो अब डीपीएसपी अब आज खत्म हो गया, डीपीएसपी ये लास्ट आर्टिकल है, खत्म हो गया। फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बाद आ जाएंगे राष्ट्रपति में, है ना, संविधान के भाग 5 में। ये पूरा जब भाग 5 के आप मध्य में जाएंगे एग्जीक्यूटिव वाले, इसलिए तब जुडिशरी आएंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे, है ना। हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत का है कि नहीं? अभी मैटर दूसरा चल रहा है, अभी वाला मैटर, जिस लड़का का बियाह है आज दूसरा लड़का के नाम धर के आप गीत गाना शुरू कर दीजिए, खिंचे जाएगा नहीं खिंचे जाएगा? है आजकल बहुत होता है जी मैटर। बारात लेके गए, आज जयमाला पर लड़की दूसरे के माला पहना दी। अब सोचिए कि बिन दुल्हन के बारात जो लौटता होगा उसका क्या दशा होता होगा जी, है बहुत बड़ा दिक्कत होता होगा। तो इसलिए अरेंज मैरिज वालों के लिए अलर्ट है कि भाई, कि अगर अरेंज मैरिज हो रहा है माता पिता की मर्जी से तो ठीक है, माता पिता का तो अपना है, आप अपना फोन उठाएं, सामने वाले को फोन कर ले, उनसे पूछ ले कि भाई बता दीजिए, अगर आपका कोई मैटर उटर है तो हमको पहले बता दीजिए, हम प्लेन साइड हो जाएंगे। इतना गाड़ी उड़ी करा के जाके अपना बेइज्जती क्या कराएंगे? हम ही कह देंगे कि भाई हम नहीं पसंद है, चाहे कुछ भी कह देंगे, शादी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारा कर करके अंतिम में जा करके एन मौका पर बैकफुट पे चला जाना किसी का भी, वो तो बहुत बड़ा मतलब कष्टकारी होता है। तो इसलिए उस तरह का कष्ट का सामना कभी जीवन में किसी को ना करना पड़े, है कि नहीं जी। तो इसलिए इसमें माता पिता का तो चलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ये कर लेते हैं, लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि जहां कहीं भी जिनसे भी आपका बातचीत अगर हुआ कि बात फिक्स होने वाला है, तो एक बार जरूर, बाकी लोगों तो बहुत बार कॉल किए होंगे, उधर से नंबर लेकर के एक बार बात कर लेना है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। बात करके बस इच्छा जान लेना है कि भाई आपकी पूरी मर्जी है कि नहीं। हमारी तो मर्जी है, तो इसलिए हम अपने माता पिता की बात सुन रहे हैं, आपकी पूरी मर्जी है कि नहीं। अगर आपकी पूरी मर्जी है तो ठीक है, हम लोग मैटर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका कोई और भी मैटर है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अभी हम जाने ही नहीं करते तो हमको क्या दिक्कत है। बस आप अभी बता दीजिए कि आपका कोई मैटर है, तो आपके स्वाभिमान और सम्मान की पूरी रक्षा करते हुए, अपने का भी सुरक्षा करते हुए, मैं आज ही कोई ना कोई बहाना अपने माता पिता के सामने बना दूंगा कि मुझे ये विवाह नहीं करना है। आपका भी सम्मान रह जाएगा, मेरा भी प्रतिष्ठा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना।
यहाँ मान लीजिए कि ये सब करता नहीं है, सीधे पहुंच जाएगा बारात लेकर, वो मैटर गड़बड़ा जाता है कि नहीं? क्योंकि देखिए अब लड़कों को थोड़ा दबाने में दिक्कत होता है पेरेंट्स को, लेकिन लड़कियों को सब दबा देता है ना। मैं समाज का भय, परिवार का भय, इसका भय, लोग क्या कहेगा, अब लड़की दब जाती है। कहीं जब सामने अब माला डालना है, सामने दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में खतरनाक होता है कि नहीं? कितना हीट टाइप का नहीं होता है, वो पहुंच जाएगा मैटर पर, वहीं पहुंच जाएगा। अब उसको लगेगा कि यार यह समय है, अगर अभी हिम्मत कर दिए तो बच जाएंगे जीवन भर, अगर अभी हिम्मत नहीं किया वो दिक्कत हो जाएगा, रॉन्ग नंबर डायल हो जाएगा। अब वो मलवा जाके डाल देगी उधर। अभी बताइए बेचारा शेरवानी पहन के गई है, कितना भारी बेइज्जती होगा इसका। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आदमी को अपना ये सब चीज देख ले, प्रबंधित कर ले कि कहीं इस तरह का कोई दिक्कत ऐसा समस्या नहीं हो। कितना तो बकलोल पीले चल जाता है जिमाड़ो में, शादी करने चलेगा पी के चल जाएगा। तो अब आजकल के लड़के सब पढ़ लिखल है, बढ़िया, देख ली कि मुंह मौका पी ले, बोले नहीं करेंगे शादी। अब बताइए माड़ो में से घूम के आ गया, जयमाला हो गया है ना, गहना होना सब चढ़ गया। हम लोग ने परंपरा है ना जी, पहले गहना चढ़ जाता है, अब सबसे लास्ट में लड़का जाता है शादी करने के लिए, और वहां पर लड़की को अधिक नहीं करेंगे शादी, अब मैटर खत्म है ना। तो ये बहुत सुरक्षा बरतने का जरूरत पड़ता है। शादी जो है ना, ये कहते हैं कि हम लोग गाँव में कहते हैं कि जोगी चीज है। अरेंज मैरिज अगर हो रहा है, अगर लव मैरिज हो रहा है तो ठोकल पिटावल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लव मैरिज में क्या दिक्कत है, लेकिन अरेंज वाला में दिक्कत है, क्योंकि वो जोगी चीज है। कब कौन जाके कौन सा बात कान में भर देगा, कह रहे देखना ये लड़कवा की आदत खराब है, अब क्या हो जाएगा? अब दिमाग में कि लड़कवा की आदत खराब है। लव मैरिज में तो मालूम है ना कि कितना खराब है कितना बढ़िया है, उसमें कि खराबो चीज अच्छा लगता है। अरेंजवा में तो सब तो खोज खोज के बाप, अरेंज वाला फोटो आता देखते हैं, घर में फोटो आता है अरेंज मैरिज में, तो जब लड़की सब देखता है तो बाप, नाक कैसन है, कान कैसन है, आंख कैसन है, हाइट कैसन है, पूरा एकदम ऑपरेशन करता है बॉडी का, है ना। लड़का का उसे ही देखे, अरे करिया लग रहा है ना, गोर लग रहा है, पूरा ऑपरेशन करेगा। लव मैरिज वाला समय देखिएगा इस ऑपरेशन होता है जी, कोई झंझट नहीं, एक बार देख लिया सीधे माता पिता को कहता है कि हम देख ले, आप लोग को देखने का जरूरत नहीं है। अब वो काला हो चाहे गोरा हो, चाहे नाटा हो चाहे लंबा हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, है ना, दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी पेरेंट के लिए नहीं रहता है, सरकारी नौकरी पेरेंट के लिए रहता है ना, अभिभावक के लिए रहता है। सब लोग ऐसा नहीं है ना, सब लोग ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा इससे, सेम हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा चैलेंज है वो खत्म होगा। चैलेंज क्या खत्म होगा? जैसे अभी मान लीजिए कि कोई जैसे कि हम लोग का समाज पेट्रियार्की है, कोई जनरल कैटेगरी का लड़का है, वो जा करके शादी कर लिया SC/ST कैटेगरी में। अब वो जो बच्चा होगा वो कौन कैटेगरी में रहेगा? तो बचवा तो चाहता है कि हमारा SC/ST मिल जाए, माँ का आइडेंटिटी मिल जाए। कैसे कि माँ का आइडेंटिटी मिलेगा तो क्या होगा, हमको लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन समाज पेट्रियार्की है, टाइटल लगा देगा पिताजी वाला, तो लाभ तो नहीं मिल पाएगा ना। तो ये एक चैलेंज आएगा। इसके लिए मान लीजिए कि अब कोई हिंदू धर्म का लड़का है, वो जा करके दूसरे धर्म में शादी कर लिया, है ना। अब दूसरे धर्म का शादी कर लिया, अब उसका बच्चा हुआ, तो अब बच्चा कौन सा धर्म में रहेगा? बच्चा माँ वाला धर्म मानेगा कि पिता वाला धर्म मानेगा? और वो उसको किस कानून के तहत हम कहाँ पर उसको सुविधा देंगे, है ना। उसको माइनॉरिटी में रखेंगे कि उसको मेजोरिटी में रखेंगे? ये बहुत सारा चैलेंज अभी चल रहा है सरकार के सामने। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये सब चैलेंज थोड़ा कम हो जाएगा। ये सब चैलेंज जब कम होगा तो इसको प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसे ही ये प्रमोट हो जाएगा कि लोग अपने चॉइस को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगेंगे। और एक नियम रहेगा तो सब लोग उसी नियम के अंतर्गत जो है सो अपना फॉलो अप करेगा, है ना। तो ये बहुत सारा चीज समस्या है जिसको ये खत्म करने का काम करेगा। हाँ 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 जी। हाँ और हाँ, शाम्भी जी का विवाह हुआ उधर, और अभी सीट पर चुनाव लड़ रही हूँ, सीट से, है ना। क्या? अभी मानसिक विकलांग लोग का कौन इलाज कर सकता है ना। मानसिक विक मानसिक विकलांग लोग को कौन कर सकता है? आर्टिकल 51 लिख लीजिए, क्या कहता है। अनुच्छेद 51, तो लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता
अंतर्राष्ट्रीय शांति, समझौता और संधि का राज्य सम्मान करेगा। स्टेट ऑनर्ड टू इंटरनेशनल पीस ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। इंटरनेशनल पीस ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, है ना, और शांति को प्रमोट करेगा। तो क्या, क्यों बाध्यकारी होना चाहिए था? अरे अरे, तो ये तो बाध्यकारी है, ये है। स्टेट गवर्नमेंट को तो मानना है। जब आर्टिकल 3-4 पढ़ा तो नहीं बताते आपको, राज्य को तो मानना ही पड़ेगी। कहां आप सोच रहे हैं कि राज्य नहीं मानेगा? ये केंद्र सरकार के लिए है ना, राज्य में तो केंद्र सरकार भी है ना, भारत राज्य है, भारत राज्य है, ये सब तो उसके सहयोगी हैं, इनको तो मानना ही पड़ेगा। मोदी जी को पूछने का जरूरत नहीं, कोई अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता करके आ जाएगा तो ये लोग को मानना पड़ेगा। ये आर्टिकल 3 में बात है कि आप जो है इसको खारिज नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज होगा, अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता, कहीं पर भी जाकर के काम करके आ जाएंगे, साइन करके आ जाएंगे, राज्य को मानना है। राज्य नहीं कर सकता कि हम नहीं लागू करेंगे, नहीं मानेंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा इनके यहाँ। इनको मानना पड़ेगा। तो राज्य के लिए है, यानी कि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बात हो रहा है ना, तो इंटरनेशनल में इन राज्यों की क्या औकात है? भारत की औकात है ना। बाहर में भारत का परिचय है। तो भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय शांति चाहती है। सरकार हमेशा चाहती है कि शांति बना रहे, शांति को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और साथ में हम लोग जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, जो भी एग्रीमेंट होता है, उस सब का हम लोग सम्मान करते हैं, उस सब का के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। उसका भारत सरकार उसका अपमान नहीं करती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। और हाँ, रुक जाइए, ई गेटवा से आज कोई नहीं जाएगा, है ना, उसको तरफ बंद करो, तो उसको बंद करो इधर से। तुम सुनो, तुम लिख के लाए हो? उधर है कोई, है क्या उधर? बंद कर दो उसको, बंद कर दो। आंसर लिख लाया है ना? कौन सा?